तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो वैन वैन होती है ना वो मेकअप वगैरह कर रही होती है और सोच रही होती है कि यार सियान की फैमिली के साथ में बड़ी जल्दी टाइम स्पेंड हो गया। अब वो ये सारी बातें सोच रही होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं मैं अपनी फैमिली को ना सियान से कैसे मिलवाऊंगी। ओहो, उसकी जो हेल्थ है वो भी इस टाइम पे ठीक नहीं है। अब वो ये सारी बातें सोच रही होती है, कह रही होती है कि मैंने अपनी फैमिली को बोला तो है लेकिन पता नहीं कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उनसे मिलवाऊंगी तो मिलवाऊंगी कैसे। तभी हम देखते हैं उसकी जो फैमिली होती है, मतलब उसकी जो मम्मी होती है ना, उसका फ़ोन आ रहा होता है। अब वो फ़ोन देखती है, कह रही होती है कि ओह नो। अब सियान सोच रहा होगा कि क्या मैं उसे अगली लगता हूँ। अरे नहीं, वो अगली थोड़ी ना है, पता नहीं वो समझेगा मेरी बात या फिर नहीं समझेगा, लेकिन इसकी जो अभी कंडीशन है ना वो ठीक तो है नहीं। तभी वो फ़ोन उठाती है। हेलो मॉम, क्या हुआ। अब उसकी मम्मी कह रही होती है कि इट्स ओके, देखो मैंने मम्मी ने ना तुम्हारे लिए स्वेटर बुन रही है, ठीक है, तब जब तुम्हारे पास टाइम हो तो आ जाना उसे लेने के लिए। मैंने कह रही होती है कि ठीक है मॉम, मैं आपको 2 दिन में आती हूँ। अब वो 2 दिन की बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही होती है कि हाँ ठीक है, 2 दिन के बाद वीकेंड भी है, कैसे रहेगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ में लेकर आओ। अब एवन सोच रही होती है कि शिट, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है जितना मैम मॉम को लग रहा है। मैमन कह रही होती है कि नहीं मॉम, मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो ओवर टाइम करता रहता है, बहुत काम करता है। अब उसकी मम्मी कह रही होती है कि हैं वैन कहीं तुम्हारा रिलेशनशिप ठीक तो नहीं चल रहा, मतलब ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैमन कह रही होती कि नहीं नहीं, हम लोग सब ठीक ठाक हैं। अरे नहीं, मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ। अब वो ये सारी बातें सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हे देखो, पेरेंट्स को ऐसी ऐसी बातें मत बताया करो, देखो हमें पता है, मैं चाहती हूँ कि तुम ना अपने भाई के जैसे मत बन जाना, ओके। अब वैन सोच रही होती है कि भाई जैसा ठीक है, वैसे मेरे और मेरे भाई के बीच में कन्फ्लिक्ट हमेशा रहता था, इस दौरान बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था, लेकिन अब सैन मैंक्यू भी आ चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी फैमिली की भी बात मानेगा, क्योंकि पहले तो वो मेरी बात ही नहीं मानता था। ठीक है, पता नहीं इस बार ना मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मॉम, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आप चिंता मत करो और मैं अपने भाई को परेशान भी नहीं करूँगी और अपने भाई के जैसा बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। वैसे भी मेरे को बहुत ज़्यादा ही नफरत है हैंडसम और रिच आदमी से, जो कि हमेशा तितलियों का ट्रैक करते रहते हैं। तभी हम देखते हैं भाई सियान आता, दरवाज़ा खोलता है, वो जैसे दरवाज़ा खोलता है ना मैमन को पता चल जाता है, वो पीछे मुड़ के देखती है, वो देख रही होती है कि सियान, ओ नो, सियान क्या कर रहा है यहाँ पर। अब एवन के यहाँ पे होश उड़ चुके होते हैं, डैम इट, आखिर सियान यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि भाई सियान हैंडसम भी है, साथ साथ में रिच भी है। अब वो कहने लगती है कि मॉम सॉरी, मैं अभी अब आपको बाद में कॉल करती हूँ। अब फ़ोन कट हो चुका होता है, वो कह रही होती है कि अरे सियान, आखिर तुम यहाँ पर कैसे, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया जो मैंने मॉम से बोला था। अब सियान कह रहा होता है कि हाँ बस एक वर्ड सुना है, ज़्यादा कुछ नहीं सुना। वैमन पूछ रही होती है कौन सी वर्ड, कौन सी जो लाइन है वो कौन सी सुनी। अब जो सियान होता है वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वही लाइन जो तुमने बोला था कि तुम्हें नफरत है हैंडसम और रिच इंसान से, क्योंकि वो तितलियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं ना। वैमन कह रही होती है कि शिट यार, तुम बस लास्ट लाइन ही सुननी थी, वो भी तुमने लास्ट लाइन क्यों सुनी। वो कह रही होती है कि नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत फहमी हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है बस। वो अपने पेरेंट्स को बता रही थी, लेकिन मेरे को मुझे तुम पसंद हो, अब तुम इसमें हैंडसम और रिच, उसमें मैं क्या करूँ। अब हम देखते हैं सियान देख रहा होता है, इसे कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं बटरफ्लाई और बी को अट्रैक्ट करता हूँ। वो कह रही होती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सुनो मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, उसके बाद हम शॉपिंग वगैरह करने चलेंगे। अब वो ये बात बोलती हुई चली जाती है। फिलहाल वो सोच रही होती है कि यार सियान को मैनेज मैनेज करना और इससे डील कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग मार्केट वगैरह में आ चुके होते हैं, जहाँ पर ना एक पर्सन बोल रहा होता है, छोटा सा बच्चा कह रहा होता है कि मुझे कैंडी दे दो। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मैन आती है, कह रही थी कि बेबी क्या तुम्हें पता है, यहाँ पर ना हर प्रकार के स्नैक मिलते हैं। जब मैं अपनी फैमिली के साथ में रहती थी ना, तब मैं अपने फादर को बोलती थी कि यहाँ पर आने के लिए। अब वो अपनी फैमिली के बारे में बातचीत बता रही होती है, कह रही थी कि ये लो, ये खा के देखो, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। लेकिन हम देखते सियान मना कर देता है, वो कह रही होती है क्या नहीं खाना तुम्हें, ठीक है कोई बात नहीं। अब वो उल्टा न खाने, मतलब उसे खिलाने की बजाय खुद ही खाने लगती है। अब वो तो खा रही होती है, वैसे हम देखते हैं और उसे बता रही होती है, कह रही होती है कि बेबी चलो, अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ले लूँगी। लेकिन हम देखते हैं सियान उसका हाथ पकड़ता है और उल्टा वो जो कैंडी होती है ना वो खाने लगता है। अब हम देखते हैं जब वैन वैन होती है ना, वो पूछ रही होती है कि बेबी तुमने तो बोला था कि तुम्हें नहीं खाना, फिर तुम्हें पसंद कैसे आ गया। तभी वो कह रही होती है कि ठीक है फिर वहाँ पे और भी है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, चलो चलते हैं। अब वो भागे जा रही होती है, तभी जो सियान होता है वो कह रहा होता है कि भागो मत, ठीक है साथ में चलो। अब हम देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ता है और साथ में लेके चलने लगता है। अब वो सोच रही होती है, कह रही होती है अरे नहीं, तुम तो मेरे पेरेंट्स की तरह चिंता कर रहे हो मेरी, खैर जाने दो। अब हम देखते हैं भाई दोनों कपल्स की तरह मतलब रोमांटिक बनते हुए जा रहे होते हैं और हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। वो कह रही होती है कि चलो इधर से। सियान भी कह रहा होता है कि हाँ। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई उसके पेरेंट्स देख लेते हैं। अब वो देखते हैं कि आखिर जो उनकी लड़की है, मतलब बेटी है ना वैन वैन, वो किसी लड़के के साथ में है। आंटी कह रही होती है कि ये आखिर ये हस्बैंड, आखिर वो वैन वैन ही है ना, और वो पर्सन कौन है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। अंकल कह रहे होते हैं कि बॉयफ्रेंड, अरे लेकिन वैन वैन ने तो बोला था कि वो ऑर्डिनरी इंसान है, ये तो। आंटी भी कह रही थी कोई दिक्कत तो नहीं है।
अंकल कह रहे होते कि तुम चिल्ला के बात करो ना उसे, बोलो। अब हम देखते हैं आंटी ज़ोर से चिल्लाती है, वैन वैन। अब आंटी ज़ोर से चिल्लाती है। अब वैन पीछे मुड़ के देखती है, कह रही होती है कि आखिर किसने मेरे को पुकारा। अब वो पीछे जैसे ही मुड़ के देखते हैं ना, वो देख के शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि ओ नो, मेरे मम्मी पापा, शिट, मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं भाई वो दोनों आ चुके होते हैं। फिलहाल डैड भी आते हैं उसके पास, कह रहे होते कि वैन वैन आखिर ये कौन है। अब वैन यहाँ पे समझ नहीं पा रही होती, कह रही होती कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गई, कितनी अनलकी हूँ यार मैं। तभी हम देखते हैं वो उसका हाथ छुड़वा लेते हैं, कह रही थी कि शिट यार, मुझे मरना है क्या, आखिर मैं क्या एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पर। लेकिन हम देखते हैं सियान ये बात ना नोटिस कर लेता है, वो देख रहा होता है कि उसने उसका हाथ छोड़ दिया है। तभी वो ये बात देखने के बाद उसका हाथ पकड़ लेता है। अब वो जैसे उसका हाथ पकड़ता है ना, वैन यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाती है, कह रही थी कि ओह नो बेबी, क्या चाहते हो तुम क्या मुझे मरवाना चाहते हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ना एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वैन वैन और सियान एक साइड बैठे हुए होते हैं, और वहीं पे उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब वैन वैन के जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी और पापा, दोनों के दोनों एक साइड में बैठे हुए होते हैं। अंकल थोड़े गुस्से में होते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ पर आंटी होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही चिंता कर रही होती हैं। वो कह रही होती है कि वैन वैन, आखिर ये आदमी है कौन, और वो तो ये तुम्हारे साथ क्यों है। वैन वैन कुछ बोल नहीं पाती है यहाँ पर। आंटी कह रही होती है कि वैन वैन देखो, मैं जानती हूँ मम्मी को पता ही है कि तुमने कितना ज़्यादा सफ़र किया है, ठीक है, और जो जैसी चीज़ें तुम्हें लगती हैं वैसी होती नहीं है, तुम्हें पता है ना सारे रिच इंसान कैसे होते हैं। अब यहाँ पे जो वैन वैन होती है वो सोच रही होती है कि शिट, सब खत्म हो गया, मेरे पेरेंट्स को लग रहा है कि मैं हमेशा जैसे गू के साथ फंसी थी वैसी मेरे को फिर से कोई और फंसा लेगा। अब वैन यहाँ पे ये सब कुछ समझ के बहुत ज़्यादा चिंता कर रही होती है। तभी हम देखते हैं जो अंकल होते हैं ना, वो आगे आते हैं। वो कह रहे होते हैं कि देखो, हेलो, तुम्हें पता है ना वैन वैन का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। अब यहाँ पे जो सियान होता है वो कह रहा होता है कि हाँ पता है। तभी हम देखते हैं अंकल चिल्ला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तो फिर तुम आखिर उसके साथ कैसे हो सकते हो, बताओ। आंटी भी कह रही होती है कि वैन वैन देखो, तुमने नहीं बोला था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी अच्छा है, तो फिर ये सब चीज़ें कैसी हो रही है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं पता क्या ये पर्सन तुम्हारे साथ में है। अब वैन कह रही थी कि वेट वेट वेट, रुको मॉम डैड, रुको प्लीज़, शांत हो जाओ आप दोनों, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो, मेरा बॉयफ्रेंड यही है मेरा बॉयफ्रेंड। अब वो वैन का हाथ पकड़ती है और बता रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यही है। अब वो जैसी बात बोलते हैं ना, ये लोग हैरान हो जाते हैं। अब अंकल कह रहे होते हैं कि लेकिन वैन वैन, तुमने तो बोला था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है, मतलब वो ठीक ठाक है, मतलब बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान है। हाँ, वैन कह रही होती है कि देखो मैं आपको सच बताती हूँ, मैंने जैसे पहले आपको बताया था मेरा बॉयफ्रेंड ऑर्डिनरी है, वो यही है, ठीक है। मुझे कहने में डर लग रहा था क्योंकि फिर आप लोग हमें साथ में नहीं रखने देते, हालांकि ये थोड़ा हैंडसम है बस। अब वो सोच रही होती कि यार अच्छा दिखना और जज करना, यार ये क्या बोलूँ मैं तो फंस गई। अब यहाँ पे वैन ये सारी बातें सोचे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि शिट, अब मैं क्या ही करूँगी, लेकिन सारी गलती मेरी है कि तुम इतने अच्छे क्यों हो यार, क्यों हो तुम इतने अमीर, अब इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है। खैर हमें एक तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि मॉम डैड को अच्छा सा इंप्रेशन दे पाएँ। अब अपन ये बात ना आंखों में बोल रही होती है सियान से, सियान भी ये बात समझ जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक से सियान को कुछ होता है। अब वो बोलता है, कह रहा होता है कि रुको मैं अभी बाथरूम से होकर आता हूँ। अब वो बाथरूम जाने की बात बोल के जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं अंकल कह रहे थे कि ठीक है जाओ। अब वेमन कह रही होती कि अरे नहीं, मैंने तुम्हें बोला था अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए, तुम तो जा रहे हो छोड़ के यार, कहाँ जा रहे हो, बाथरूम मत जाओ प्लीज़। अब वेमन ये बात बोल रही होती है अपने मन में। तभी हम देखते हैं सियान बाहर की तरफ आता है। अब वो बाहर बाथरूम में के लिए तो गया नहीं होगा। खैर हम देखते हैं फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालने के बाद ना वो ग्रुप में आता है। अब वो अपनी फैमिली का जो लड़के लड़कों का ग्रुप होता है ना उसमें जाता है और यहाँ के मैसेज कर देता है। तभी हमें दूसरी तरफ का जो एक क्लब होता है ना वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सियान का जो दोस्त होता है ना वो कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। वो कह रहा होता है कि नहीं छोड़ो मेरे को, ज़रा तुम अपने वी चैट ग्रुप में देखो, आखिर नाइन्थ ब्रदर यहाँ पे क्या कर रहा है। अब वो जो हेड वाला पर्सन होता है वो ये बात बोल रहा होता है। खैर हम देखते हैं, सब लोग देखते हैं कि जो सियान है वो आ चुका होता है। अब ये पर्सन बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या जो नाइन्थ मास्टर है उनका जो फ़ोन है वो हैक हो गया क्या। फिलहाल हम देखते हैं जो सियान होता है ना उसने @old पे डाल के मैसेज डाल दिया होता है। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि वाह, पहली बार देख रहा हूँ कि जो नाइन्थ मास्टर है वो यहाँ पर आ चुके हैं ग्रुप में पहली बार। अब सियान बता रहा होता है कि उसे ना मेमन के पेरेंट्स को देखना है। अब ये लोग देख रहे होते हैं। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि तुमने ना ब्रेकअप कर लिया होगा, लेकिन तुम तो बहुत आगे बढ़ गए हो। अब भाई वो ना मतलब मांग रहा होता है कि आखिर मेरे को आइडिया दो कि मैं कैसे मेमन के पेरेंट्स का जो फेवर है वो जीत पाऊँ। लेकिन ये लोग अलग अलग ही बातें बोल रहे होते हैं। कह रहे होते हैं अरे तुम्हें इंप्रेस करने की क्या जरूरत है, तुम तो इतने हैंडसम हो, अमीर हो। अब वो अलग ही ख्याली पुलाव में पकड़े होते हैं। अब सियान को ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं एक पर्सन ने लिखा होता है, कह रहा होता है कि तुम आप ना एक काम करो, आप एक ईंट ले आओ जो कि 24 कैरेट प्योर गोल्ड की होनी चाहिए। अब वो ये बात लिखता है। वहीं हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो ग्रुप लेफ्ट मार के चला जाता है। अब वो जैसे ग्रुप लेफ्ट होता है ये पर्सन क्वेश्चन मार्क डाल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे आखिर ब्रदर को क्या हुआ, वो ग्रुप लेफ्ट क्यों मार गए। खैर जाने दो जाने दो। अब यहाँ पे फिर से फालतू की बातें होनी स्टार्ट हो चुकी होती हैं। वो पर्सन भी कह रहे होता है कि खैर जाने दो, कोई बात नहीं, अब मुझे लगता है ना तुम्हें अपने आप को बैल से बांध देने की ज़रूरत है। एक लड़की ऐसा बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं सियान वापस से आता है, गुस्से से आता है वो। मैंने उसे देख रही होती, कह रही थी कि अरे तुमने बाथरूम में इतना टाइम कैसे लगा दिया।
तभी अंकल पूछ रहे होते हैं, तो मिस्टर सी, क्या मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ? सियान कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं। तभी वैमन बीच में आती है, कह रही थी कि डैडी मम्मी सुनो ना, जो भी आपको पूछना है वो मेरे से पूछो, मैं बताती हूँ ना आपको। लेकिन हम देखते हैं अंकल साफ मना कर देते हैं, कह रहे होते कि नहीं, मेरे को जो क्वेश्चन है ना वो वैनमैन से नहीं मिस्टर सी से पूछने हैं, ओके। अब अबेन यहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रही होती है, वो कह रही होती है कि यार शिट, मेरे पेरेंट्स तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तभी अंकल कह रहे होते हैं, तो मिस्टर सी बताओ आखिर तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? अब सियान कह रहा होता है कि मेरे जो फादर हैं वो है नहीं, वो गुजर चुके हैं। अब वो कह रहा होता है कि अच्छा गुजर चुके हैं, तो तुम्हारी मम्मी, मम्मी का क्या? अब सियान बता रहा होता है कि मम्मी, मम्मी का अता पता नहीं है, अता पता लापता है। अब आंटी कह रही होती है क्या, तुम्हारा मतलब क्या है? अब सियान कह रहा होता है कि पता नहीं, वो छोड़ के चले गए, जैसे मेरे को याद है, जहाँ तक मेरे को याद है वो छोड़ के चली गई है। अब सियान ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं बहन कह रही होती है कि शिट यार, मैंने इनसे कहा था कि आराम से थोड़ा साइलेंटली और लीनेंट क्वेश्चन करना है, लेकिन ये तो इतना भी ईमानदार नहीं होना था। तभी हम देखते हैं अंकल पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम करते क्या हो? सियान कह रहा होता है कि बस पढ़ा रहता हूँ घर पे। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं बस घर पे पढ़ा रहता हूँ। वेमन कह रही थी कि ओ नो, ओ माय गॉड, ये बंदा मरवाएगा क्या मेरे को? आखिर कोई मतलब ऐसे कौन ही बाप होगा जो अपनी बेटी को ऐसे देगा, ऐसे घर में रिश्ता देगा जहाँ पर जिसका फादर नहीं है, मम्मी जा चुकी है और वो बंदा अनएम्प्लॉयड है। तभी हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि तो तुम वेलमैन से मिले कैसे अगर तुम घर पे पड़े रहते हो तो? शिट यार, मैं कुछ करती हूँ। तभी हम देखते हैं वेवन खड़ी होती कह रही होती कि मम्मी डैडी सुनो सुनो, मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो ठीक से बात कर नहीं पाता है, वो मतलब थोड़ा लड़खड़ाता है, तो मैं बताती हूँ आपको। अब वेवन ये बात बोलती है, कह रही होती है कि तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरे जो बॉयफ्रेंड है ना उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया था जब वो छोटा था, और इसकी जो मम्मी है वो अब्रॉड जा चुकी हैं, जब इसे मतलब होश ही नहीं था तब तब वो जा चुकी हैं। बाकी इनकी करंट स्टेटस पता नहीं, और वो इसे छोड़ के जा चुकी हैं, उनके बारे में अता पता लापता है, मतलब कुछ पता नहीं है। अब वैमन बता रही होती है, कह रही होती कि वैसे मैं बता दूँ, मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो भी छुट्टी पर है, वो वैकेशन पे है पर है, और उसके फादर की ना ट्रैफिक में एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब वो ये सारी बातें बता रही होती है और कह रही होती है कि इसकी जो जॉब है ना वो अभी है, कंपनी में जॉब है, ये सी कॉपरेशन में काम करता है। अब वैमन ये बात बोल रही होती है, कह रही होती कि ये अभी वैकेशन पे है इसलिए घर पर रहता है। अब हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि अच्छा। आंटी भी कह रही थी कि सी कॉपरेशन वो काफ़ी अच्छा है। वैमन कह रही थी कि हाँ सी कॉपरेशन काफ़ी अच्छा है, और मतलब ठीक ठाक जॉब है उसमें, ठीक ठाक है, स्टेबल जॉब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो हमें अच्छा खासा पैसा दे देते हैं और ये मेरे को अच्छे से खासे मतलब प्रोवाइड करा सकता है। फिलहाल रही बात जान पहचान की, तो फिर मैं बता दूँ, जो सियान है उसी ने मेरे को सबसे पहले प्रपोज़ किया था और चेज़ किया था। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि स्टार्टिंग में तो मेरे को इसके साथ में अच्छा लगता नहीं था, क्योंकि हमारा जो रिलेशन था ना बहुत ज़्यादा ही डरावना था, क्योंकि मेरे दिल में बहुत पहले गू था उस टाइम पे। अब अवन ये बात बोल रही होती है और खुल के बात कर रही होती है और कह रही होती है कि उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसके बाद ना मैंने बहुत ज़्यादा ही पेनफुल और डिफ़िकल्ट लाइफ जी है, लेकिन इसके बाद फिर जब मैं इसके साथ रही तो फिर बहुत ही अच्छा रहा। अब ये हमेशा मेरी साइड है, और अगर कुछ भी नहीं हो जाएगा मेरे को तो ये हमेशा मेरी साइड ही रहने वाला है, मतलब कुछ भी, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वो सारी बातें मतलब तारीफ़ कर रही होती है सियान की। फिलहाल सियान उसकी तरफ देख रहा होता है। अब वो घूर रहा होता है उसे। वैमन कह रही होती है कि तो तुमने ही तो बोला था मेरे को कि तुम सी कॉपरेशन में काम करते हो, मैंने कोई झूठ तो बोला नहीं है, क्योंकि तुम सी कॉपरेशन में ही काम करते हो। और क्या तुमने पहले मेरे को चेज़ किया था, मुझे याद है, तुम बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ बनने की कोशिश कर रहे थे, है ना? अब वो ये सारी बातें बोल रही होती है और कह रही थी कि तुमने ही तो बोला था मेरे को कि तुम कभी मेरे को छोड़ के जाओगे नहीं, बताओ, स्टिल मेरे को अभी भी याद है। अब अवन ये सारी बातें बोले जा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि अगर चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी ना, मुझे लगता है कि हमारा बहुत लंबे समय से पहले पहले ब्रेकअप हो जाएगा, है ना? अब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं और वापस से मतलब थोड़ा इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी वैमन कह रही होती है कि तो मम्मी डैडी प्लीज़ आप इसे बस देख के ऐसे जज मत करो, ओके, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। अब इवन ये बात बोले जा रही होती है अपने पेरेंट्स से। फिलहाल उसके पेरेंट्स देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। यहाँ की जो सिचुएशन है ना बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। रही बात वैन की, तो वो इस टाइम पे तो वो अच्छी खासी जॉब वगैरह कर रही है और ठीक ठाक है। आंटी भी कह रही थी कि हाँ मुझे पता है, वैन का जो पास्ट है वो तो तुम्हें पता ही होगा मिस्टर सी, है ना, आप भी जानते होगे, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं उसके साथ फिर से कुछ हो ना जाए, इसलिए आप प्लीज़ माइंड मत करना। अब सियान भी कह रहा होता है कि नहीं करूँगा। अब वो ये बात बोलता है। अब हम देखते हैं वो जैसे ये बात बोलता है ना, हम अंकल और आंटी दोनों सोच रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि चलो लड़का तो अच्छा है, ठीक ठाक बोल नहीं पाता तो कोई बात नहीं, बंदा अच्छा है ना। अब अंकल भी कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, वैसे कोई भी नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप में ना कोई नहीं जानता आखिर इन फ्यूचर क्या होने वाला है, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप दोनों अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट करें, ओके। अब हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि हाँ मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा इसे, और हमेशा इसकी हिफाजत करता रहूँगा।
अब मैंने सोच रही होती कि मैंने ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था बिल्कुल भी। तभी हम देखते हैं ये लोग खुश हो जाते कह रहे थे कि वाह, चलो तुम लोग को भूख लग रही होगी है ना। आंटी भी कह रही थी कि चलो ठीक है फिर, अब जब सब कुछ ठीक ठाक हो ही चुका है तो फिर हम लोग को सीरियस नहीं होना चाहिए। अंकल भी कह रहे थे कि चलो चलते हैं खाना पीना खाने। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं खाना पीना खा रहे होते हैं, आंटी भी खाना पीना अच्छे से दे रही होती है। अब रात वगैरह हो चुकी होती है जहाँ पर हम देखते हैं वैमन कह रही होती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तुमने मेरे पेरेंट्स को पहली बार देखा है, तो आखिर तुमने आंसर कैसे किया, मतलब तुम ऐसे उटपटांग आंसर कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे ना वह सियान को लताड़ रही होती है। फिलहाल वो कह रही होती है कि चलो ठीक है भूल जाओ, रहने दो, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई था इसलिए मैंने संभाल लिया। अब वो बातें करते करते जा रही होती है, उसका ध्यान होता नहीं है, उसकी जो हाई हील्स होती है ना उसको मतलब जीने में फंस जाती है, या फिर उसकी हाई हील्स फिसल जाती है। अब वो जैसी फिसलती है वो गिरने वाली होती है। अब वो गिर रही होती है, ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं अचानक से ना जो सियान होता है वो उसे पकड़ लेता है, और ये देखो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा रोमांटिक एंगल बनना स्टार्ट हो चुका होता है और वो आराम से उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ पे भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाला रोमांस स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ पे वैन कह रही होती है कि सॉरी मैं थोड़ा खड़ी नहीं हो पाई थी, थैंक गॉड बेबी आप थे। अब वो ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं सियान उसे किस करने लगता है। अब वो जैसे ही किस करता है ना, वैन सोच रही होती है अरे क्या हुआ इसे, क्या हुआ तुम्हें, इसने अचानक मुझे किस क्यों किया, क्या हुआ इसे अचानक, क्या ये मुझे गर्म करने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने ये बात सोच रही होती है अपने मन में। तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि तुम्हारे बारे में क्या। अब वो सोच रही होती है क्या मेरे बारे में। अब उससे पूछती है मेरे बारे में क्या। अब सियान कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। अब सियान ये बात बोलता है वैरमैन से। वैरमैन कह रही होती है क्या मैं, अरे मैं बस इसीलिए तो नहीं अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहती थी, अगर तुम गुस्सा हो जाते तो। अब सियान अपने मन में सोच रही होती, कह रही होती कि द रीज़न यही है कि मैं अपने पेरेंट्स से अब सियान को नहीं मिलवाना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी सियान को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर वो किसी बात पे गुस्से में आ जाता तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती। मेरी पहली लाइफ में ये प्रॉब्लम आ चुकी थी बहुत बार, इसीलिए मुझे डर था अगर मैंने मिलवाऊंगी तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हालांकि इस टाइम पे कुछ हुआ नहीं, और जो भी चीज़ें थी बहुत अच्छे से मैनेज हो गई और मेरे पेरेंट्स ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है। तभी हम देखते हैं सियान ना उसे हाथ पकड़ता हुआ लेके जा रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो मेरे साथ। अब वैमन कह रही थी कि हालांकि मेरे को सियान पर ट्रस्ट तो है, लेकिन ये भी मेरे को लेके कहाँ जा रहा है। अब हम देखते हैं ये यहाँ पर ना ये लोग ना एक रूम की तरफ जा रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट होता है। अब एवन इसके पास मतलब उसी के साथ में होती है। अब वो सोच रही होती है कि ये तो जिन गार्डन का बहुत ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर कोई भी अलाउ नहीं है, और मैं अपनी पहली लाइफ में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ पाई थी, लेकिन सियान मेरे को यहाँ पर क्यों लेकर आया है। अब भाई यहाँ पर खजाने वाला रूम होता है, एक तरह से मान सकते हो तुम। अब सियान दरवाज़ा ओपन करता है। अब एवन ना चारों तरफ रूम को मतलब एक्सप्लोर कर रही होती है और देख रही होती है कि यहाँ पर कैसी कैसी चीज़ें हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सियान ना ड्रॉ से एक चीज़ निकालता है। अब यहाँ पे एक जेड पेंडेंट होता है और साथ में एक रिंग भी होती है। अब सियान उसे निकालता है, कह रहा होता है कि ये लो। वैमन पूछती है ये क्या है। सियान बता रहा होता है कि ये हाफ जेड है, मतलब हाफ जो जेड होता है वो पेंडेंट है। इससे ना तुम बहुत बड़ी सेना बुला सकती हो, और अगर सेना तुम्हारी बात ना माने तो इससे यूज़ करके तुम सेना की बात मनवा सकती हो। ओके, तुम बस इसे 3 बार ही यूज़ कर सकती हो। अब सियान ये बात बोल रहा होता है उससे। अब हम देखते हैं जो वैरमैन होती है वो उसे देख रही होती है पेंडेंट को, और सोच रही होती है कि सियान के पास बहुत ज़्यादा सीक्रेट पावर में एक सेना भी है। ओह, ये तो सू को भी नहीं पता, मतलब सियान सच में उसने भी मेरे को दे दिया, मतलब उसने ये अथॉरिटी मेरे को दे दी। अब अवन ये सारी बातें सोचे जा रही होती है अपने मन में। तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि अरे इस रिंग के बारे में क्या। अब वो रिंग के बारे में पूछ रही होती है। अब सियान बता रहा होता है, कह रहा था कि जो ये रिंग है ना, जो सारी पावर है वो रिंग में अंदर ही है, मतलब रिंग ही इसका पावर को कंट्रोल करता है। और याद रखना, तुम इसे तब तक यूज़ नहीं कर सकती जब तक तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है ना वो इनफ ना हो जाए, मतलब अच्छी खासी ना हो जाए, समझे तुम। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है और कह रहा होता है कि इस टाइम तक ना मैं तुम्हें अच्छे खास सिखा दूंगा, जहाँ तक हो सकता है मैं तुम्हें वहाँ तक सिखा दूंगा, तुम्हें लेकिन ये लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो वैन होती है वो सोच रही होती है कि पहली लाइफ में ना सियान ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोला था मेरे को, और अचानक से आज कहीं से डर तो नहीं है कि ये जल्दी ही निपटने वाला है। अब वैन ये सारी बातें सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं वो देने से मना कर देती है, मतलब लेने से मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए। अब वो सोच रही होती है कि ये नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसे क्या लगता है कि ये मरने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं सियान पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्यों क्यों नहीं चाहिए, आखिर ये मेरा जो ये चीज़ है ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। अब सियान यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि तो फिर तुम मेरे को क्यों अपने पेरेंट्स के पास लेके गई, बताओ। अब अपने मन में ही ये क्वेश्चन कर रहा होता है। खैर हम देखते हैं जो वैरमैन होती है वो लेने से साफ मना कर देती है, और उससे बोल रही होती है, कह रही होती है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। अब वो जैसी प्रॉमिस करती है ना, सियान की आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिलहाल वो कह रही होती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ना तुम्हें जल्दी जल्दी ठीक कर दूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हें ठीक कर दूँ। मैं नहीं चाहती कि ये सारी चीज़ें मेरे को प्रोटेक्ट करें, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को सिर्फ प्रोटेक्ट करो। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम ही मेरे को प्रोटेक्ट करो, पूरी लाइफ तक प्रोटेक्ट करो। मैं नहीं चाहती कि ये ऐसी डेड ऑब्जेक्ट मेरे को प्रोटेक्ट करें, समझे। अब वो ये बात बोल रही होती है, उसको डब्बे को जो भी है फेंक देती है, कह रही होती है कि मेरे को ऐसी सारी चीज़ें नहीं चाहिए। ओके,
अब वो ये बात बोल रही होती है और उसका कॉलर पकड़ती है और उसके पास आती है, कह रही होती है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें, मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। अब वो ये बात बोले जा रही होती है। अब हम देखते हैं सियान तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हैरान हो चुका होता है और बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो रहा होता है। अब वो यही बात बोले जा रही होती है, सियान भी देख रहा होता है, फिलहाल ये कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं हो गया, और वैन-वैन बहुत ज़्यादा ही छोटी लग रही है। फिलहाल हम देखते हैं जो वैन-वैन होती है ना, वो सोच रही होती है कि मेरी पहली लाइफ में मतलब क्या फ़ायदा हुआ मैंने दोबारा से रिबॉर्न होने का। कसम से पहली लाइफ का क्या फ़ायदा हुआ। मेरी पहली लाइफ में जो शैडो की जो टीम थी, हम उनसे फ़ाइट नहीं कर पाए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फ़ायदा क्या है मेरा मतलब दोबारा से रिबॉर्न होने का, अगर मैं इस बार भी हेल्प नहीं कर पाई तो। अब वो बहुत ज़्यादा रोए जा रही होती है, सियान उसको रोते हुए देख रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो भी उसे किस करे जा रहा होता है, और मतलब यहाँ पे अच्छा खासा इनका रोमांस चलना स्टार्ट हो चुका होता है। खैर यहाँ पे छोटा मोटा रोमांस चल रहा होता है, उसके ठीक बाद यहाँ पर ये लोग बड़ा रोमांस कर रहे होते हैं। खैर बड़ा रोमांस करने के बाद हम देखते हैं सियान की आँख लग चुकी होती है, वो सो चुका होता है। मैनन अभी भी उसी को देखे जा रही होती है, और अब वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि वैसे इस बार मैंने दोबारा पुनर्जन्म हुआ है, और इस बार जो चीज़ें होंगी ना मैं सब कुछ चेंज करके रहूँगी, मैं अपना पास्ट चेंज कर दूँगी। तब इसका फ़ोन बजता है। अब जैसे ही फ़ोन बजता है सियान की नींद खुल जाती है, वो कह रही होती है कि हेलो कौन है। अब गोंगसू होता है, वो उससे कह रही होती है कि हेलो गोंगसू, आखिर तुम मुझे इतनी रात को कॉल क्यों कर रहे हो, क्या हुआ बताओ। वो कह रहा होता है कि इट्स ओके ब्रदर, ही देखो यहाँ पर जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहे हैं, क्या तुम बोर हो रहे हो। अब उससे ये बात पूछ रहा होता है। अब हम देखते हैं वैन वैन कह रहा होता है, मतलब ईबाई ईबाई कह रहा होता है कि हाँ बोर हो रहा हूँ, आखिर क्या दिक्कत है तुम्हें। अरे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब वो अपने मन में सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर इतनी आधी रात को कॉल करके ये मेरे को बेटर फील करवाना चाहता है। फिलहाल गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर ही देखो, आप मेरे को जॉब कब अरेंज करा के दोगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा पैसा खो दिया है, बहुत सारे खर्च हो गए हैं। अब ईबाई कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी एक्टिंग वगैरह हो गई। अरे नहीं अभी नहीं हुई। अब हम देखते हैं ईबाई इस पर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि तो फिर तुम मुझे एम्बेरस क्यों कर रहे हो, ये बात बोल के कि तुम घर पे वेले बैठे हुए हो, बताओ मेरे को क्यों बैठे हुए हो घर पे वेले। अब बेचारा गोंगसू बोले तो बोले क्या, वो कह रहा था कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें बता दूँ, मैं यहाँ पे पार्टी हो रही है, अगर तुम्हें आना है तो तुम आ सकते हो अपने गर्लफ्रेंड वगैरह को लेके। हाँ हनी मनी को भी लेकर आना बाय द वे। अब यहाँ पर हम देखते हैं फ़ोन कट होने वाला होता है। ईबाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं आता हूँ। क्या सच में आ रहे हो। ईबाई कह रहा होता है कि हाँ लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड नहीं लेके आने वाला, ना ही स्मॉल कैंडी और ना ही फ्रूट, ठीक है ये सब इम्पॉसिबल है। वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है ईबाई ठीक है। अब फ़ोन कट वगैरह हो चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो सियान होता है ना, वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें किसने कॉल किया। वैवन कह रही थी गोंगसू, गोंगसू ने मुझे डिनर पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें लेकर जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें कैसे लेके जा सकती हूँ। अब वैवन ये बात सोच रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वेट, हम चाहते हैं कि हम अच्छे से रहें है ना, तो मुझे एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो वैनवन होती है वो अपनी बुद्धि लगा रही होती है और सोच रही होती है कि मैं तरीका कैसे ढूंढूँ। हाँ मेरे पास एक तरीका है। अब वो सिर्फ कह रही होती है कि देखो कैसे रहेगा कि हम लोग पब्लिकली जाएँ, मतलब जो रोमांस है वो पब्लिकली जाके करें, फिर कोई भी इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये वैन वैन का आइडिया होता है। तभी वो कहती है नहीं रुको एक मिनट, अगर मैं क्लोसेट से बाहर आऊँगी इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें भी बाहर आना पड़ेगा, है ना। अब सियान यहाँ पे कुछ बोलता नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें पार्टी शार्टी का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं गोंगसू बैठा हुआ होता है और एक लड़की से बातचीत कर रहा होता है। तभी उसके पास एक पर्सन आता है, वो कह रहा होता है कि ओ हेलो बेबी, क्या तुमने मुझे मिस किया। अब वो जैसे ही आता है ना, वहीं हम देखते हैं गोंगसू खड़ा होता है, कह रहा होता है कि टैंग टैंग, क्यों गद्दार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की। अब वो पर्सन पूछ रहा होता है क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया भाई। वो कह रहा गोंगसू कह रहा होता है अभी भी प्रिटेंड कर रहा है, हैं तूने मतलब नॉमिनी में अपना नाम लिखवा दिया और मेरे को बताया भी नहीं है, गद्दार कहीं के। अब वो उसे डांट रहा होता है लड़का, मतलब फटकार लगा रहा होता है, कह रहा होता है कि तेरी एक्टिंग इतनी अच्छी है तो क्या तू अपना नाम देगा नॉमिनी में, बोल हम सब ने साथ में एक्टिंग वगैरह करी थी। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तूने भी तो नाम दिया था उसमें, तो लेकिन हम दोनों का डिफरेंट है, मेरा नाम देना और तुम्हारा नाम देना अलग है समझे। तभी हम देखते हैं पार्टी के अंदर ना ईबाई भी आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि तो एवरीवन गुड नाइट। अब वो गुड नाइट बोलता हुआ आ चुका होता है। वो जैसे ही आता है ना, गोंगसू से जैसे ही देखता है, वो कह रहा होता है कि अरे सिंह भाई, मेरे भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, तुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है ना। तो मैं हमेशा ना तेरे से सीखता रहूँगा और तेरे जैसा बनने की कोशिश करूँगा। अब भाई गोंगसू का ना एटीट्यूड बिल्कुल ही चेंज हो चुका होता है। उसका दोस्त कह रहा होता है कि इसे क्या हुआ। तभी हम देखते हैं वो ईबाई से कह रहा होता है मास्टर देखो आपके कहे अनुसार ना मैंने सारी क्लासेस ली हैं, एक भी क्लास मिस नहीं की है। अब आप मेरी थोड़ी तारीफ़ कर दो क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करता रहता हूँ। अभी भाई भी कह रहा था कि वेल डन अच्छी बात है अच्छी बात है। अब उसका जो दोस्त होता है वो कह रहा होता है कि अरे अभी तो मेरे से लड़ रहा था, अब अचानक से इसे क्या हुआ। तभी ई भाई कह रहा होता है कि ठीक है रुक जाओ, मेरे को जरा लुओ चैन से बात करनी है पहले। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन जो गोंगसू होता है वो कह रहा होता है कि वेट रुको, लेकिन मैं तो उसे लेकर ही नहीं आया। अब वो ये बात बोल के ना फिर सोचता है, कह रहा होता है कि अरे आखिर ये ईबाई मतलब अपनी बहन के जैसा ही क्यों लग रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम, कहीं ऐसा तो नहीं।
गर्ल्स टेस्ट। अब वो ये बात सोच के जेलस भी हो रहा होता है, क्योंकि भाई जो ईबा है वो हमेशा लो चैन के पास ही जा रहा होता है। अब ईबा लो चैन के पास आता है, वो कह रहा होता है कि लो चैन देखो, मैंने ना रिसेंटली तुम्हारी जो मैगजीन है, मतलब कवर शूट के लिए तुम्हें रखा है, ठीक है, तुम्हें पिक किया है मैगजीन के लिए, ओके। अब लू चैन को ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं एक लड़की उसके पास आती है। वो कह रही होती है कि अरे तुम ईबाई हो ना, तो तुम प्लीज़ मेरा भाग्य है वो बता सकते हो, प्लीज़ प्लीज़। ईबाई हैरान हो जाता है, कह रहे थे क्या। दूसरी लड़की भी कह रही थी कि हाँ सिस्टर सिन ने हमें बताया है कि तुम भाग्य सही बताते हो और बिल्कुल एक्यूरेट बताते हो। ईबाई कह रहा था, कह रही नहीं सिस्टर, सिस्टर सिंह बस मजाक कर रहे थे, आखिर मैं कैसे किसी लोगों का भाग्य बता सकता हूँ, मैं तो नहीं बता सकता। अब वो कह रहा होता है कि आखिर मैं कैसे किसी का भाग्य बता सकता हूँ, अगर मैं भाग्य बताता तो फिर क्या मैं यहाँ पर होता। अब वो छुपा रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ओह नो, आखिर केसिंग ने मेरे को एक्सपोज कर दिया, सब लोगों को कैसे बता दिया। लेकिन जब टाइम आएगा ना, तब वो जो नाटक कंपनी वाले बंदे नहीं है वो भी आएंगे, मेरे को ध्यान है इस टाइम पे नाटक कंपनी मिलने वाली है मेरे से, और उनके साथ कुछ सीन होने वाला है, मतलब वही जो नाटक कंपनी है जिसे वो फूड स्टॉल टाइम पे मिला था। फिलहाल हम देखते हैं भाई उन्हीं नाटक कंपनी का वो याद ही कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना उसी नाटक कंपनी का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उन लोगों ने एक पर्सन को ना मतलब पकड़ रखा होता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो लास्ट टाइम मैं अपनी सिस्टर से मिला था, कंट्री जेड में मिला था, उस टाइम के बाद से मेरी सिस्टर पता नहीं कहाँ चली गई, अब तुम बताओ कहाँ पर है मेरी सिस्टर। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि बिना नाम के यंग मास्टर मेरे को नहीं पता, आखिर मैंने नीको कहीं देखा ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल है उसे ढूंढ पाना और उसे पकड़ पाना। अब हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि कैप्टन मेरे को लगता है कि ये बूढ़ा ना बहुत ज़्यादा ही गद्दार है, इसे निपटा दो क्योंकि इसने धोखा दिया है हमें। कैप्टन भी कह रहा होता है कि हाँ वैसे मैंने टेस्टिफाई कर तो लिया है, और अब इस गद्दार से मतलब गद्दार को रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसने सारा मामला उगल दिया। तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है ना उसके साथ वाली, अब वो उसके गर्दन पे चाकू मार देती है। अब वो जैसे चाकू मारती है ना, उसके गर्दन से खून वगैरह निकल रहा होता है। अब भाई ये पर्सन तो यहीं पे निपट चुका होता है। फिलहाल वो जो लड़की होती है वो इसी के पास आती है, कह रही होती है कैप्टन ये जो गद्दार था थोड़ा रिच है, आखिर इसका मतलब क्या है। अब दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि हाँ सही बोला कैप्टन, तो अब हम रिच हो चुके हैं तो मतलब अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन हम देखते हैं कैप्टन कह रहा होता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है काम नहीं करना। अरे नहीं नहीं कैप्टन, हम मजाक कर रहे थे, हम काम करेंगे ना। अब वो भी पर्सन कह रहा होता है कि हाँ हाँ गारंटी, हम लोग फिर से जो भाग्य बताने वाला काम है वही करेंगे। अब वो जो मोटा आदमी होता है वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ कैप्टन, मैं भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा और ईंटें उठा उठा के लेकर जाऊँगा, आप विश्वास करो, क्योंकि भाई यहाँ पे कैप्टन को गुस्सा आ चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं कैप्टन कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं तुम लोगों को कुछ ही महीना देने वाला हूँ, ओके। अब तुम लोग जल्दी से मेरी बहन को ढूंढो, नहीं तो मैं तुम में सबको मार दूंगा। अब वो लड़की कह रही होती कैप्टन कैप्टन हाँ मुझे पता है, लेकिन आप अलग हो चुके हो और जो फ़ैन है वो सी फैमिली में मिल चुका है, वो सीक्रेट गार्ड बन चुका है, इस टाइम पर ना उसे मार पाना बहुत मुश्किल है। अभी दूसरा पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ पता है उसे पैसे मिलते हैं गार्ड बनने के, उसने डाक गार्ड में अप्लाई किया था, उसकी परफॉर्मेंस हमसे काफ़ी अच्छी है। तभी कैप्टन बोल रहा होता है कि आखिर तुम लोग उस इंसान को क्यों देखते हो जो तुमसे ज़्यादा अच्छे से कमाता है, चिंता मत करो मैं तुम्हें फैंग से पहले मार दूंगा। वैसे भी मेरे को कोई खबर मिली नहीं है और मेरे पास कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं मिली है कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा क्या कमा रहा है। तभी हम देखते हैं वो जो लेट पर्सन लेटा हुआ होता है ना, वो कह रहा होता है कि इस टाइम पर ना सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, जो मिस नी है वो गायब हो चुकी हैं, तो उसकी बस 3 संभावना हो सकती है। पहली संभावना पहली संभावना ये है कि मेरे को नहीं पता आखिर वो कहाँ चली गई, उनकी जो मेमोरी है में भी हो सकता है कि वो खो चुकी हो। दूसरी संभावना ये है कि वो वाइल्ड जो मैन है उनके साथ भाग गई हो। और तीसरी संभावना ये है कि एक्सीडेंट में उनकी जो याददाश्त है वो जा चुकी हो, वो उसी के साथ भाग गई हो। तभी कैप्टन बोल रहा होता है कि ओहो मेरी बहन के पास सच में वाइल्ड मैन था कंट्री जेड में। तभी वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि जो मिस नी है उनके पास फियांसे होगा, ऐसा लगता है कि जो स्यूरैन है ना वो यूरोपियन अंडरग्राउंड का एम्पायर था, मुझे ऐसा लगता है, और वो एम्पायर जी के नाम से जाना जाता था। अब ये पर्सन भी कह रहा होता है कि वैसे मुझे पता नहीं है उनके पास होगा फियांसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ मेरी फैमिली ने ऑलरेडी उनका फियांसे ढूंढ लिया था, और मुझे लगता है कि 5 साल पहले उसके पास एक बेबी भी था, वैसे किसे पता। अब वो पर्सन भी कह रहा होता है कि वैसे मुझे पता नहीं है उसका जो लड़का है वो कैसा दिखता है, लेकिन हाँ वो मेरे भतीजे जैसा दिखता होगा, मतलब हैंडसम तो होगा। बाय द वे ये मेरी बहन की फ़ोटो है जब वो 17 साल की थी। अब भाई इसकी जो फ़ोटो होती है ना इसकी बहन की, ये मतलब वैन वैन के जैसी मिलती जुलती है। अब मुझे नहीं पता वैन वैन आखिर इसी की बहन है या फिर नहीं है, खैर जाने दो। फिलहाल वो पर्सन कह रहा होता है कि पता नहीं मेरी जो बहन है ना वो बहुत ही रेयर फ़ोटो छोड़ के जाती है। तब ये पर्सन कह रहा होता है कि अरे ये तो बड़ा ही एम्बेरसिंग हो रहा है तुम्हारे लिए फ़ोटो लेना, तुम अपनी बहन की फ़ोटो रख रहे अपने पास, अरे बकवास करना बंद कर। तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे ये तो कहीं जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि बाय द वे कैप्टन, जब हम फूड स्टॉल पर मिले थे तो वो जो ई यूमिंग था या फिर ई यूमिंग थी, ये फ़ोटो उसकी जैसी मिलती जुलती नहीं लगती। अब इन लोगों ने पहचान लिया होता है वैन वैन को,
ये पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ डाउट तो मुझे भी हुआ था, लेकिन उसकी जो हरकतें थी ना, मतलब उसका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज था, तो उसने मुझे पहचाना भी नहीं था, इसीलिए मेरे को भी शक नहीं हुआ। वैसे डाउट तो मुझे भी हुआ था। फिलहाल ये पर्सन कह रहा होता है खैर जाने दो, तभी उसका फ़ोन बज रहा होता है। ओहो, डीमन ने मेरे को कॉल किया है। अब मुझे नहीं पता आखिर इसके पास कौन सा डीमन आ गया। तभी हम देखते हैं डीमन से फ़ोन उठाता है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि अंकल तुमने उसे ढूंढा। ये पर्सन कह रहा होता है कि नहीं अभी नहीं। तो तुमने उसे नहीं ढूंढा है, ठीक है फिर मुझे माफ़ कर देना, बाकी मैं दादाजी को बताने वाला हूँ कि तुम्हें सेक्सुअल ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे किसने कहा कि मेरे को सेक्सुअल ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम है। अब भाई मेरे को नहीं पता आखिर ये कौन सी प्रॉब्लम होती है, खैर जाने दो, तुम लोग बता देना कमेंट में। तभी इसका डीमन जो किंग होता है वो कह रहा होता है कि पता है तुम्हें, ईजुआ ने मेरे को बताया था और उसने तुम्हें हस्बैंड पुकारा था। मेरे पास उसकी वीडियो भी है जो वो तुम्हारे हाथ पे खेल कूद कर रहा था, उछल कूद कर रहा था। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि अरे तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो हैंडसम है तो क्या वो हर किसी को अपना हस्बैंड बनाता रहेगा हैं। अब यहाँ पे कुछ हरकतें हो रही होंगी। फिलहाल हम देखते हैं। वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें बस 3 महीने का टाइम देता हूँ। अगर तुमने उसे ढूंढा तो ठीक है, नहीं तो बाद में रिग्रेट मत करना। मैं दादाजी को सब कुछ बता दूंगा, ओके। फिर वो तुम्हें हंट करने के लिए भेज देंगे। हे रुको रुको, बस 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते क्या। तभी हम देखते हैं फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है। अब भाई जो कैप्टन होता है ना, उसको तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। कह रहा होता है कि डैम इट, शिट, क्या होगा इस लड़की, किसे परवाह है उस आदमी की। हाँ क्या करूँ मैं, वेट करो, मैं इन दोनों को ढूंढूंगा, ढूंढने के बाद इन दोनों को मारूंगा जान से। अब वो पर्सन यही बात बोले जा रहा होता है, रो रहा होता है। फिलहाल सब लोग भी देख रहे होते हैं कि उसका कैप्टन कैसे रो रहा है। तभी सीन शिफ्ट तरह में दिखाई दे रहा होता है। अब जो ईबाई होता है ना, वो हैन सैन के पास पहुंच चुका होता है, हैन सैन्यू के पास पहुंच चुका होता है। तभी जो गोंगसू होता है वो कह रहा होता है कि लुओ चैन के बाद ये हैन सैन्यू के पास चला गया, मेरे पास कब आएगा। अब वो रोए जा रहा होता है बहुत ज़्यादा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना बातचीत वगैरह चल रही होती है। अब एक पर्सन कह रहा होता है कि हाँ ही का स्टाइल तो काफ़ी अच्छा है, हाँ सच में अच्छा है। तभी हम देखते हैं ईबाई कह रहा होता है कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। अब हैन सैन्यू कह रहा होता है कि वैसे मेरे को भी नहीं पता, इनकी जो मतलब इन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा ही नए नए बंदे हायर कर लिए हैं और ये ही के बारे में बातचीत हो रही है, ही के स्टाइल के बारे में। तुम्हें पता है ही ना जूसिंग एंटरटेनमेंट कंपनी में ज्वाइन हो चुका है और वो बहुत सारे नए नए आइडियाज़ वगैरह लेकर आ रहा है और नए नए यूनिक मतलब बहुत सारे बंदे को भी लेकर आ रहा है। इस बार मुझे लगता है कि जूसिंग बहुत ज़्यादा जल्दी कामयाब हो जाएगा। तभी ईबाई सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ही जंग चैंग मतलब जुन चैंग, ओहो ये सारी चीज़ें तो मेरे भाई के द्वारा बनवाई गई थी। मुझे लगता है कि जो जूसिंग एंटरटेनमेंट कंपनी है वो मैंक्यू कंपनी के मैंक्यू फैमिली के द्वारा बनवाई गई है। इसका मतलब ये मेरे भाई को धोखा ही नहीं बल्कि इसे तो वो बहुत ज़्यादा उसका जो सारा क्रेडिट है वो ही को दे रही है। शिट, ये तो उसका यूज़ कर रही है। अभी भाई को सब कुछ पता चल चुका होता है, मतलब वेमन को सब कुछ पता चल चुका होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें सी फैमिली का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सीक्रेट गार्ड के अंदर ना बंदे बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कैप्टन आपको सच में सीक्रेट गार्ड बनना चाहिए था, लेकिन ई वैन वैन पता नहीं कहाँ से वो आ गई और इसने आपको हरवा दिया। अब ये सब लोग यही बात कर रहे होते, कह रहे होते कि हाँ कैप्टन, अगर वैन वैन नहीं होती तो फिर आप बनते कैप्टन। अब यही सारी बातें हो रही होती है। ये पर्सन कह रहा होता है कि प्लीज़ यार उसका नाम मत लो। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ना हमें ईबाई भी दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हैन कह रहा होता है कि ठीक है फिर ईबाई, अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड की जगह पे जा रहे हो तो फिर ठीक है मैं जा रहा हूँ। ईबाई भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है बाय बाय, बाद में मिलते हैं। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर ना जो फोर्थ टीम है वो आ चुकी होती है। वो देखता है कि डार्क फोर्थ टीम यहाँ पे कैसे। तभी भाई ध्यान से देखता है कि वहाँ पर ना उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो नाटक कंपनी भी आ चुकी है। अब वो देखता है, कह रहा होता है कि ओह नो, जादूगर नाटक कंपनी भी आ गई। अब मतलब मेल लव टू मेल। फिलहाल हम देखते हैं 5वें जो मेंबर का ग्रुप का बंदा होता है वो भी आ चुका होता है। अब एक पर्सन देखता है, कह रहा होता है कि ओहो ये लोग स्कैम करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, थूक उनसे पैसे वगैरह मांगते हैं। तभी हम देखते हैं वो ना थूक मतलब उसके पैर पे जूते पे थूकता है। अब वो उसके जूते पे थूक देता है। अब वो पर्सन देखता है, कह रहा होता है कि है मेरे जूते पे थूक दिया इसने। अब वो बोलता है हे ब्रो, आगे तूने मेरे शूज़ पे थूका क्यों। वो कह रहा होता है कि हाँ तुमने सही बोला, मैंने थूका तुम्हारे जूते पे शूज़ पे, बोलो कोई दिक्कत है तुम्हें, कोई प्रॉब्लम है। एक तो भाई इस पर्सन ने उसके ऊपर थूका भी और साथ में ये बोल भी रहा है कि तुम्हें कोई दिक्कत है। अब भाई सब लोग यहाँ पे हंस रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो भी कह रहा होता है कि नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिलहाल हम देखते हैं कैप्टन कह रहा होता है कि अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर निकल जाओ यहाँ से, हम लोग की आंखों में चुभ रहे हो तुम। तभी वो कह रहा होता है कि ठीक है वेट रुको रुको ज़रा। अब वो जो पर्सन होता है ना वो अपनी जादू मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है, हालांकि वो ऐसे नाटक कर रहा है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि तो देखो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, मैं एक गरीब जादूगर हूँ और मैं तुम लोगों का भाग्य पढ़ सकता हूँ। हो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अभी पर्सन भाग्य पढ़ता हुआ कह रहा होता है देखो मुझे डर है, आज तुम लोगों का सर खुल जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि हे क्या बकवास कर रहे हो तुम, अगर तो ऐसी बकवास करते रहोगे ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, दफा हो जाओ यहाँ से। अब वो जो गार्ड वाला बंदा होता है वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन ये पर्सन अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है कि देखो भूल जाओ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ठीक है फिर
मैं अपना भाग्य नहीं बताने वाला, ठीक है। अब जिससे पूछना है वो 1000 युआन दो और मैं चला जाऊँगा। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तू पैसे लेगा। अब ये कह रहा होता है कि ठीक है फिर, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तभी हम देखते हैं कैप्टन ने अपने साथियों को मार पीट दिया होता है। अब सब लोग नीचे गिर चुके होते हैं। तभी वो जादूगर कह रहा होता है कि देखो, तुमने एक गरीब जादूगर की बात नहीं मानी, जो मैंने बोला था सब कुछ सही बोला था, तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा। अब वो कैप्टन कह रहा होता है कि सॉरी सॉरी, हमें माफ़ कर देना, ये गलत फहमी हो गई थी मेरे से। तभी वो जादूगर कह रहा होता है कि ठीक है फिर, अगर ये गलत फहमी है तो फिर ठीक है। तो कैसा रहेगा कि तुम मेरा शूज़ साफ़ करो और साथ साथ में मैंने इन लोगों का भाग्य बताया है, 1000 रुपये, 10% है तो 10,000 हो गए टोटल। तो जल्दी फटाफट दे दो 10,000। अब वो ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं कैप्टन तो हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या 10,000, अरे नहीं। अब वो कह रहा होता है कि ठीक है लेकिन मास्टर मेरे पास 10,000 तो नहीं है, मैं अपने साथ कैश नहीं लेकर आया। तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है फिर ये लो, तुम ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। अब उसे ऑनलाइन पेमेंट बता रहा होता है। फिलहाल ईबाई सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ओ नो, मैंने सोचा था कि नाटक कंपनी बस नाटक करती रहती है, लेकिन सच में तो बहुत ज़्यादा स्किल पर्सन है। अब वो सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम, मतलब ईबाई सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम मैं इससे 100 युआन रुपये में मात्र इतनी बढ़िया चीज़ लेकर आ गया था। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग ऐसी ऐसी चीज़ें कहाँ से लेते हैं, पता नहीं कहाँ से लेते हैं। खैर हम देखते हैं वो लोग जा चुके होते हैं। ईबाई सोच रहा होता है कि वाह, अब ये नए बकरे को फंसाने वाला है। तभी हम देखते हैं वो नाटक कंपनी वाला बंदा कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच, दोबारा फिर आना। तभी हम देखते हैं वो पीछे मुड़ता है, कह रहा होता है कि फेमस ई, तो हम फिर से मिल गए। अब वो अचानक से ये बात बोलता है। अब यहाँ पे ईबाई परेशान हो जाता है, कह रहा होता है क्या फेमस ई, क्या ये, एक मिनट, कोई तुम्हें गलतफहमी हुई है शायद। लेकिन वो पर्सन उसके पास आता है, कह रहा होता है कि नहीं बेबी, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं तो बस कुछ जानना चाहता हूँ, देखो मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। और वो पर्सन हैरान हो जाता है जो ईबाई होता है, कह रहा होता है क्या तुम मुझे, एक मिनट, मेरे पेरेंट्स तक मेरे को भी नहीं पहचान पाए, ये कैसे पहचान सकता है। अब वो पर्सन उसे देखता है, कह रहा होता है कि देखने से तो तुम बिल्कुल नी के जैसे लग रहे हो। अब जो ये जादूगर होता है वो ये बात बोलता है। खैर हम देखते हैं बैरमन कह रही होती है क्या, कौन नी। अब वो कंफ्यूज हो रहा होता है। तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है भूल जाओ, छोड़ो छोड़ो, फेमस ही देखो, तुम्हें पता है, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास 5 साल का लड़का है कोई। देखो मुझे पता है तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें नहीं पता। ये भाई गुस्से से कह रहा होता है, कह रहा होता है क्या, क्या बोला तुमने, देखो मैं भी 20 साल का हूँ और मेरे पास बच्चा कैसे हो सकता है, क्या तुम डम्प हो। अरे नहीं, क्या हुआ, एक मिनट, वो तो अभी 23-24 साल की होनी चाहिए ना। तभी हम देखते हैं ये जो जादूगर होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है, क्या तुम मेरे को अपनी चेस्ट दिखा सकते हो। अब भाई ये जादूगर उसकी चेस्ट देखने की बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये भाई कह रहा होता है कि अच्छा मेरे फ्रेंड देखो, मैं तुम्हारा भाग्य बता सकता हूँ। मुझे डर है कि अभी ना तुम बहुत बुरी तरीके से पिटने वाले हो आज रात, वो भी खुद से। अब जादूगर समझ चुका होता है कि भाई उसकी पिटाई होने वाली है, तो वो कह रहा होता है कि ठीक है, मैं तो बस प्रिडिक्ट कर रहा था, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय टाटा, अगर तुम्हें कुछ काम हो तो बता देना, मैं जा रहा हूँ। अब वो भाग जाता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई सोच रहा होता है कि भाई मैंने ये नहीं सोचा था कि ये जो जादूगर होगा इतना ज़्यादा स्किल होगा। खैर रात हो चुकी होती है और हम देखते हैं जिन गार्डन में ना जो ईबाई होता है वो वापस से आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि तो मैं वापस आ गया। अब उसे देखता है, कह रहा होता है कि अरे सियान, तुम बेबी तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, क्या तुम्हें रूम में नहीं जाना। अब सियान बाहर ही मतलब बैठ के ना कंप्यूटर पे काम वगैरह कर रहा होता है, मतलब अपने लैपटॉप में काम वगैरह कर रहा होता है। तभी ईबाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर, एक शब्द भी मत कहना, मेरे को पता है, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे ना, है ना, मेरा स्पेशली वेट कर रहे थे ना। अब भाई ईबाई अपने अलग ही ख्याली पुलाव में होता है। खैर वो कह रहा होता है कि ठीक है बेबी, वैसे मुझे भूख लग रही है। अब सियान उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या अभी भी तुम्हें भूख लग रही है। अब ईबाई जो कि वेलमैन होती है वो बता रही होती है कि हाँ, क्योंकि मैं वहाँ पे खाना पीना खा नहीं पाई थी। सियान कह रहा था कि अच्छा तो तुमने खाना नहीं खाया था। हाँ क्या करती वहाँ पर, वो वहाँ पे सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, वो है ना गोंगसू, उसकी वजह से सब कुछ बेकार हो गया, वो टेप रिकॉर्डर की तरह बजे जा रहा था। खैर हम देखते हैं यहाँ पे मोमोज़ वगैरह सब कुछ बन रहा होता है और भाई भूख तो मुझे अब लग रही है देख के, आए हाय। खैर जाने दो। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वाह। अब मैं सोच रही होती है कि थैंक गॉड, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर आके इतना अच्छा खाना खाने वाली हूँ। सच में एक तो मेरा सपने जैसा है। हाँ वैसे जहाँ तक अगर सही है कि जहाँ तक मैं ग्रेट डेविल को खुश रखूँगी तब तक मेरी जो लाइफ है ना बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। अब मैंने ये बात सोच रही होती है अपने मन में। तभी हम देखते हैं उसका फ़ोन फिर से बजने लगता है। अब भाई फ़ोन के अंदर जो गोंगसू होता है उसने बहुत सारे मैसेज पे मैसेज डाल दिए होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते ना ब्रदर ही, तुमने अभी तक मेरे लिए एक असाइनमेंट तक काम, मतलब एक भी काम नहीं ढूंढा है ना, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, है ना। अब ईबाई सोच रहा होता है, मतलब एवन सोच रही होती है कि यार मैं इसे कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं वो नोटिस करती है कि जो सियान होता है ना बहुत ज़्यादा ही जेलस हो रहा होता है। अब वो गुस्से से इसे देख रहा होता है। वेनन कहती है, ओह नो, मैंने बिग माफिया को जेलस करवा दिया। तभी वो कह रहा होता है कि बेबी, मतलब कह रही होती है बेबी देखो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर ना मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं बाकियों से बहुत ज़्यादा अलग हूँ। अब सियान कह रहा होता है कि क्या अलग हो, कैसे अलग हो, बताओ। अब वैन वैन कह रही होती है कि वैसे मैं अभी फुल नहीं हो सकती कभी।
खैर नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा था जहाँ पर हम देखते हैं मॉर्निंग हो चुकी होती है। अब यैनन कह रही होती है कि वैनवैन तो तुम फाइनली स्कूल आ ही गई। तुम्हें पता है मैंने सुना है कि जो मैनक्यू है उसने मेरे को एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया, मतलब कंपनी में बुलाया है ताकि मैं एक्टिंग वगैरह कर पाऊँ। उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया। वेमन कह रही थी कि ओह वाह, कॉन्टैक्ट भी साइन करवा दिया। तभी वो जो लड़की होती है यन्नन कह रही होती कि हाँ वैसे मैंने सुना है, लोग बाग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे उसकी जब उसने डिप्यूटी किया था, मतलब जब उसने रिहर्सल करी थी। अब वेमन सोच रही होती कि मैंने ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, पता नहीं आखिर उसके पीछे है कौन। फिलहाल हम देखते हैं तभी जो वेनवन होती है ना उसका फ़ोन बज रहा होता है। अब वो फ़ोन निकालती है और चेक करती है कि आखिर किसका कॉल है। अब उसके भाई को मतलब कॉल होता है, मुफैंग का कॉल होता है। अब वो फ़ोन उठाती है, हेलो। अब उसका भाई कह रहा होता है क्या तुम स्कूल के अंदर हो? देखो मैं स्कूल के गेट के पास में खड़ा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। वैवन कह रही होती है कि ओके ठीक है फिर 5 मिनट रुको मैं आती हूँ। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वैवन ना स्कूल के गेट के पास आ चुकी होती है अपने भाई से मिलने के लिए और कह रही होती है कि भैया तो तुम मेरे पास मेरे से मिलने के लिए आए थे है ना। अब उसका भाई बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ वैसे मैंने सुना है कि तुम गो गोवा मीडिया में काम करती हो, गो गोवा जो भी है मीडिया में काम करती हो पार्ट टाइम। वेमन कह रही थी कि हाँ मैं काम करती हूँ, क्या दिक्कत है बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। अब मुफेंग कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें पता नहीं है क्या, डेजलिंग जो मीडिया है वो हर किसी को दबाने की कोशिश कर रहा है, वो भी हर जगह। तो तुम्हारा मतलब क्या वहाँ पे काम करने का, बताओ क्यों काम कर रही हो तुम डेजलिंग मीडिया में। अब वेवन कह रही होती कि अच्छा तो तुम डैडी के ड्राइवर से के नौकर बन सकते हो हैं और मैं काम भी नहीं कर सकती। अब वेवन का मतलब है डैडी के ड्राइवर के नौकर बनने से कि जो मैंक्यू है ना उसके जो फादर हैं वो इनके मतलब डैडी के ड्राइवर है, इसके फादर के ड्राइवर है। फिलहाल हम देखते हैं वो मुफेंग कह रहा होता है कि ई वैन वैन देखो अंकल सैन ना अब हमारे फादर के ड्राइवर नहीं रह चुके हैं, ठीक है। और मैंक्यू बहुत अच्छी है, वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करती है और तुम हमेशा उसकी इंसल्ट करते रहते हो और साथ में तुमने आज उनके फादर की भी इंसल्ट करी। फिलहाल हम देखते हैं वैवन सोच रही होती है, कह रही होती है कि ओह नो, मेरी पहली लाइफ में ना सैन फैमिली को इन्वेस्टमेंट के लिए एक जगह मिल चुकी थी और वो एक्चुअली मेरे भाई के द्वारा मिली थी क्योंकि मेरे भाई ने बिल्डिंग जो बुक है वो चुरा ली थी ई फैमिली से। अब यहाँ पे वैन वैन को सब कुछ याद आ जाता है, वो कह रही होती है कि ई मोफैंग तुम एक कुत्ते की हेल्प कर रहे हो तो तुम हेल्प करते रहो और बाकी जो सारा क्रेडिट है वो उसे ही को लेने दो, है ना। अब वो पर्सन कह रहा होता है, कह रहा होता है क्या क्या कहा तुमने, क्या तुम्हें पता भी है जो सैन मैंग क्यों है ना वो सब कुछ मेरे लिए कर रही है, समझे तुम। लेकिन हम देखते हैं वैवन कह रही होती है क्या तुम चुप नहीं हो सकते। अब वो पर्सन गुस्सा हो जाता है जो मुफैंग होता है, वो कह रहा होता है कि ठीक है अगर तुम्हारा जो एटीट्यूड है ऐसे ही रहेगा ना तो फिर हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। फिलहाल वैवन सोच रही होती है, कह रही होती है कि भूल जाओ कि अब इस बार ना सैन मैंक्यू के कब्जे में आ चुका है। अब मुझे इस बार कुछ तो करना पड़ेगा, इसे एक बार सबक सिखाना पड़ेगा, इसे एक बार जगाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, भारी दिक्कत आने वाली है इन फ्यूचर। अब एवन यहाँ पे ये सारी बातें सोच रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं सेम शिफ्ट होता है और हमें एक मीडिया का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं इन लोगों को एक प्रोजेक्ट चाहिए होता है। अब ये लोग बात कर रहे होते, कह रहे होते कि ओ नो, ई फैमिली भी इस पर पार्टिसिपेट कर रही है। अब मैंक्यू कह रही होती कि हाँ छोड़ो जाने दो, वैसे भी अब ई फैमिली इसमें पार्टिसिपेट करी है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलने वाला है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कैसे, ये कैसे, इतना आसान कैसे होगा। अब मैंक्यू कह रही होती कि तुम भूल गए क्या, आखिर ई फैमिली है किसकी, वो किसको मिलने वाली है। तो वो सिंपल सी बात है। अब ही कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हारा मतलब है ई मूफैंग, ओ हो, तुम्हें क्या लगता है कि वो रिस्क लेगा, क्यों रिस्क लेगा। और पता है बुक को चुराना मतलब एक इलीगल है। लेकिन मैं क्यों कह रही थी कि चिंता मत करो, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूँ ना, चिंता मत करो। अब मैं क्यों ये बात बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं रात वगैरह हो चुकी होती है। अब हमें उसी मीडिया का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं मूफैंग भी आया होता है। अब मूफैंग भी टहलता टहलता आ चुका होता है स्टूडियो के अंदर। फिलहाल वो जैसे ही देखता है कि जो मैंक्यू होती है वो बहुत देर तक काम कर रही होती है। वो कह रहा होता है कि मैंक्यू देखो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तुम्हें घर नहीं जाना क्या। मैंक्यू कह रही होती कि नहीं मेरा भी काम हुआ नहीं है, मैं भी बहुत सारा काम कर रही हूँ। अब वो उसे बता रही होती कि बहुत सारा काम करने वाली हूँ मैं। अब मुफैंग कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ तुम्हें बताओ। वो कह रही होती है कि हाँ पता है तुम्हें जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी फैमिली के लिए और ये बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है मेरे और ई फैमिली के बीच। अब वो जैसे ई फैमिली का नाम लेती है ना, मुफैंग कह रहा होता है क्या ई फैमिली, क्या ई फैमिली भी पार्टिसिपेट कर रही है इसके अंदर। अब मुफैंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है क्योंकि भाई ये खुद ई फैमिली से है और ई फैमिली वालों ने इसे बताया ही नहीं है। वो कह रही थी कि हाँ तुम्हें पता है मुझे जब ये पता चला ना तो मैं बहुत ज़्यादा ही सिक्योर हो चुकी है अपने प्रोजेक्ट के लिए क्योंकि मैं चाहती हूँ ये प्रोजेक्ट मेरे को ही मिले। हाँ हाँ। अब वो बोलते बोलते ना बेहोश होने का नाटक करने लगती है। अब वो जैसी नाटक होती है मतलब वो मैं मुफेंग के पास जाके गिरती है। मुफेंग कह रहा होता है कि मैं क्यों जागो, डराओ मत मेरे को। मैं क्यों होश में आती है, कह रही होती है कि ब्रदर मुँह देखो मैं बहुत देर तक काम कर रही थी, मैं इतनी देर तक काम करती रही, मुझे लग रहा है चक्कर आ रहे हैं। मुफेंग कह रहा होता है कि मैं क्यों, चिंता मत करो, तुम घर जाओ जाके रेस्ट करो, ठीक है। बाकी जो ये मैटर है ये मैं सेटल कर दूंगा, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ठीक ठाक कर दूंगा मैटर, ओके। मैं क्यों कह रही थी क्या सच में,
लेकिन तुम ये करोगे कैसे बताओ। मैंग ये बात पूछ रही होती है। अब मुफेंग कह रहा होता है कि देखो चिंता मत करो, मेरे पास मेरे तरीके हैं खुद के, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से ये जो प्रोजेक्ट है तुम्हें ही मिलेगा। अब मैंग कह रही होती है कि थैंक यू थैंक यू। अब वो उसके मतलब हक कर लेती है। जैसे ही हक करती है ना भाई को तो लड्डू मिल जाते हैं। फिलहाल मैंग सोच रही होती है कि ठीक है, बोला था ना मैंने, जहाँ तक मैं हूँ ना तब तक ये मेरा मतलब मेरी ही बात मानेगा, तो चिंता चिंता करने वाली बात ही नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो वैन वैन होती है ना वो रिपोर्टर से बात कर रही होती है, रिपोर्टर गाँव से, कि आपको कोई न्यूज़ वगैरह मिली। तभी हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना रिपोर्टर गाँव, वो कह रहा होता है कि डायरेक्टर ही आप सच में सही बात कर रहे थे। सैन मैंग क्यों ना वो ही से मिलती है, वो कुछ करती है होटल में जाके, वो डेली मिलने हैं। अब ये पर्सन ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर जो होटल का रूम नंबर है वो मेरे को मेरी हेल्प करना वो लेने में। वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ नो प्रॉब्लम, मैं आपको दे दूंगा। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं रात वगैरह हो चुकी होती है और ये फैमिली का ओल्ड हाउस दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जो मुफैंग होता है ना वो कुछ चुराने के लिए आ चुका होता है इनके घर में। अब वो पर्सन सोच रहा होता है कि जो साउ का जो उनका कैरेक्टर है ना, डॉक्यूमेंट उन्होंने पक्का यहीं रखा होगा स्टडी रूम में। फिलहाल हम देखते हैं वो एक बुक लेता है। अब ये बिडिंग डॉक्यूमेंट होता है, मतलब वो जो प्रोजेक्ट था ना उसी के बारे में होता है। वो कहता है कि वाओ मैंने इसे ढूंढ लिया है। फिलहाल हम देखते हैं इसके हाथ में बुक होती है और ये बुक लेके मतलब निकल चुका होता है। तभी एक पर्सन कह रहा होता है कि तो देखो ये जो कैमरा है ये हमने कैप्चर किया है और ये मुझे पक्का पता है, आप खुद देख सकते हो ये मुफैंग है और कोई नहीं है। अब भाई हम देखते हैं अंकल ना ये मुफैंग को मतलब सारी बातें बता देते हैं और कह रहे होते हैं कि इस तुम्हारे इसके चक्कर में ना सैन मैंकी की फैमिली को 1 लाख का तक का फ़ायदा हो गया है, पता है तुम्हें। अब जो वैनवन के फादर होते हैं अब देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि आखिर मुफैंग ऐसा कैसे कर सकता है। तभी हम देखते हैं जो इसके जो फादर होते हैं ना वो उस पर मतलब पानी की गिलास फेंक के मारता है, कह रहे होते हैं कि नॉनसेंस, सच में अपमान कर दिया है। मुझे लगा था कि मुफैंग एक अच्छा इंसान बन चुका है, वो कंपनी आ जाएगा तो मैं उसे कंपनी संभालने के लिए दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर अब उसके डैड भी कह रहे होते हैं, मुफैंग के कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, मेरा बेटा कैसे कर सकता है। तभी हम देखते हैं ये लोग दोनों के दोनों खुश हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो ई होती है ना वो भी कह रही थी कि तो ठीक है, मुफैंग ने मुझे हराया था ना, अब मैं उसी की फैमिली को हराऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि डैड आप प्लीज़ मुफैंग को एक बार माफ़ कर दो, मुझे लगता है कि वो थोड़ा कंफ्यूज है। अब उसके डैड कह रहे थे कि सॉर्टिंग देखो मैंने तुम्हें बहुत बार मौका दे दिया है, लेकिन इस बार तुमने मुझे बहुत ज़्यादा निराश कर दिया है। मैं ये जो मैटर है ये लॉयर को दिखाऊंगा, ओके। अब जो दादाजी होते हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें मुफैंग की कार दिखाई दे रही होती है। वो पर्सन कह रहा होता है कि तो मैंग क्यों बताओ जो बिडिंग का केस है वो कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। मैंग क्यों कह रही थी कि हाँ सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन तुम बताओ तुम ठीक हो। अब यहाँ पे मुफैंग कह रहा होता है कि चिंता मत करो, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे मेरा, क्योंकि मैं ठीक ठाक हूँ, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं अब मैंग कह रही होती है कि ठीक है। तभी वो मुफैंग कह रहा होता है कि देखो अगर ये फैमिली तुमसे कुछ ही पूछे तुम बस बता देना कि तुम्हें नहीं पता, ओके। अब मैंग कह रही होती है कि हाँ ठीक है, तुम बाकी अपना ध्यान रखना, ओके। अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो बता देना, वैसे मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती क्योंकि तुम मेरी वजह से इन्वॉल्व हो रहे हो। अब वो अपने मन में सोच रही होती है कि ऑफकोर्स मैं मना ही करूँगी, तुम्हें जैसे पागल थोड़ी हूँ। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है मुझे माफ़ कर देना शाउटिंग अंकल, प्लीज़ मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मुफैंग इस बार उनकी बहुत बड़ी गलती है, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। अब वो जो लेडी होती है वो कह रही थी कि चलो चलो, मुझे डर है, तुम अपनी दयालुपन मत दिखाओ यहाँ पर, ये लोग तुम्हारी केयर नहीं करेंगे। तभी मुफैंग भगा भगा आता है, मॉम डैड क्या हुआ आपको। अब उसके डैड ना उसकी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। फिलहाल वो कह रहे होते हैं कि डैम इट, ये यहाँ पर क्या करने आया है। मुफैंग उस डैड के पास आता है, कह रहा होता है कि डैड क्या हुआ, डैड सुनो मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अब डैड कह रहे होते हैं कि तुम अभी भी सॉरी नहीं बोलने वाले हैं, अभी भी ये बोल रहे हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। मुफैंग कह रहा होता है कि डैड मैं बस अपनी वुमेन को प्रोटेक्ट कर रहा था जिससे मैं प्यार करता हूँ बस, और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम सच में। तभी हम देखते हैं अंकल चिल्ला ही रहे होते हैं। तभी हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो वैन होती है ना वो भी आ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि डैड, अब वो अपने डैड के पास आती है और कह रही होती है कि डैड क्या आप ठीक हो। अंकल कह रहे होते हैं कि वैन वैन तुम भी आ गई। अब हम देखते हैं उसके डैड कह रहे होते हैं कि वैन वैन मैं ठीक हूँ। वैन वैन सोच रही होती है कि मैंने सोचा था कि अगर यहाँ पर ये सारी सिचुएशन होगी और जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे निराश होंगे तो मुफैंग में भी हो सकता है कि उनकी हेल्प करे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, किसे पता था। अब वैमन को गुस्सा आ जाता है, वो कह रही थी कि मुफैंग तुम्हारी तो, अब वो ज़ोर से अपने भाई को चाटा दे के मारती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो गिरे हुए इंसान। अब मुफैंग को भी गुस्सा आ रहा होता है, वैन वैन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे हिट किया। अब भाई मुफैंग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है, वो उल्टा उस पर चिल्लाया जा रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे को हाथ कैसे उठाया बताओ। अब वो वैमन पे चिल्ला रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वैमन कह रही होती है मॉम डैड आप प्लीज़ घर पे जाओ, ठीक है, अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको बता दूंगी कल, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई दोनों माता पिता जा चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वैमन उसका हाथ पकड़ती है, कह रही होती है कि ठीक है तुम नहीं मानोगे ना, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कौन इंसान है और कौन डीमन।
अब वो कह रहा होता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो, वैन वैन कहाँ लेके जा रही हो, क्या चाहती हो। अब हम देखते हैं भाई वो उसे एक होटल में लेके जा चुकी होती है। अब मुफेंग चिल्लाया जा रहा होता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो बताओ। लेकिन हम देखते हैं वैन उसे एक बालकनी की साइड लेके आ चुकी होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि रुक जाओ, बकवास करना बंद करो। अब वैन कह रही होती है कि ठीक है बकवास करना बंद करो, बालकनी में चलो। अब वो बालकनी में आते हैं, पर्दा वगैरह लगाते हैं, ढक देते हैं। अब मुफेंग कह रहा होता है कि वैन आके तुम करने के वाली हो। वो कहती है चुप हो जाओ। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओहो मुफेंग, अरे यार उसकी फ़ोटो लेनी चाहिए थी, इतना मज़ा आता जब हम उसकी फ़ोटो लेते तो। अब मुफेंग सोच रहा होता है कि ये जो आवाज़ है ये तो ही की है आवाज़ है, लेकिन ही के साथ में कौन है। तभी वो कह रहा होता है, हाँ हाँ मुझे पता है, वैसे मैंने सोचा था कि तुमने उसे ढूंढ लिया है ना। मैंक्यू कह रही थी, कह रही नहीं ब्रदर तुम ऐसे मजाक मत करो। अब भाई मैंक्यू की भी आवाज़ होती है साथ में। फिलहाल हम देखते हैं दोनों दोनों आ चुके होते हैं बेडरूम में। अब वो कह रही होती है कि आखिर ये तुम्हारा जो टेस्ट है कैसे फैंसी हो सकता है, हाँ हाँ। यहाँ पे फुल मस्ती वगैरह चल रही होती है। फिलहाल वैन वैन कह रही होती है कि मुफेंग ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसी को ट्रू लव कहते हैं, समझे। अब यहाँ पर मतलब बातचीत वगैरह चल रही होती है। ही कह रहा होता है कि तो तुम्हें पता है तुम्हारे इसके चक्कर में मुझे कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे छोटी मोटी बातचीत चल रही होती है और मतलब यहाँ पे हरकतें कर रहे होते हैं। फिलहाल यहाँ पर इन दोनों मतलब जो भी है मौज मस्ती मतलब मना रहे होते हैं। ये पर्सन कह रहा होता है कि तुम्हें पता है अब वो जेल में जाने वाला है, तो तुम क्या करने वाली हो बताओ, लिटिल प्रिंसेस क्या करने वाली, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। अब ही ये बात बोलता है। अब मैंक्यू कह रही होती कि वैसे जितना सिंपल है उतना है भी नहीं, मैं मुफेंग को बोलूँगी कि घर पे जाओ, फादर को कन्विंस करो और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लो। वो मेरा एक कुत्ता है, कुत्ता, जैसा मैं बोलूँगी वैसा वो मुफेंग करने वाला है। अब मुफेंग ये सारी बातें सुन रहा होता है, कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, सैन मैंक्यू ऐसा कैसे कर सकती है। अब वो याद कर रहा होता है कि कैसे वो हेलो मतलब हाय हेलो करती थी और कितने अच्छे से उसके साथ बर्ताव करती थी, बिल्कुल ही नाइसली रहती थी उसके साथ में, और वो ऐसे कैसे हो सकती है। वो बंदा देखता है, कह रहा होता है कि शिट सब कुछ फेक था, सब कुछ फेक, इसका मतलब सब कुछ झूठ। फिलहाल मैं बता दूं, अगर कोई लड़की अगर तुमसे ऐसी बात करे ना तो मतलब वही समझ जाना कोई मामला मतलब दाल में काला है, ऐसा मेरे को रियलाइज़ हो रहा है। फिलहाल हम देखते हैं मुफेंग को गुस्सा आ जाता है, वो दरवाज़ा तोड़ता है। अब विंडो वगैरह जो भी होता है ना, दरवाज़ा तोड़ के आता है, कह रहा होता है कि मैं सच में पागल था। अब ये लोग ज़ोर से चिल्लाते हैं। ही कह रहा होता है कौन है कौन है, मैंक्यू अपने को ढकती है। अब हम देखते हैं दोनों दोनों देख रहे होते हैं कि मुफेंग ई मुफेंग। फिलहाल जो मैंक्यू होती है वो कह रही होती है कि ब्रदर मुफेंग सुनो, मेरी मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अब भाई वो पहले अपनी जो भी है मतलब पहले अपने आप को संभाल ले या फिर बात कर ले। मुफेंग इसके पास आता है, कह रहा होता है कि अब तुम्हें क्या लगा था कि मैं वेस्ट हूँ, हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं वेस्ट हूँ। अब मैंकी सोच रही थी कि ओ नो इसने सब कुछ सुन लिया। अब ही इसके पास आता है, कह रहा होता है कि यंग मास्टर ही देखो तुम ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, जब तक तुम मेरी हेल्प करोगे तब तक मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, कैसा रहेगा बताओ, तो मेरी हेल्प करो आज। अब वो जैसी बोल ही रहा होता है वैसे हम देखते हैं मुफेंग इसको जोर से मुक्का दे के मारता है। अब वो पर्सन नीचे जाके गिर चुका होता है। फिलहाल मुफेंग उस लड़की के पास आता है। अब वो मैंक्यू कह रही होती है कि क्या क्या चाहते हो तुम मेरे से, क्या चाहते हो। अब मुफेंग जोर से गुस्सा आती है, उसे मतलब एक पंच बनाता है, लेकिन वो पंच उसे मारता नहीं है। फिलहाल पंच जो है साइड में जा चुका होता है। अब यहाँ पर जो मैंक्यू होते हैं रोने लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। अब भाई ये रोने तो मतलब फालतू के रोने के मतलब आंसू फालतू के हैं। खैर हम देखते हैं मुफेंग गुस्से से कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। अब भाई वो उसे पता चल चुका होता है कि सैन मैंक्यू कैसी लड़की है। फिलहाल हम देखते हैं वो फ़ोन पे होता है। अब लॉयर की कॉल आ चुकी होती है। वो कह रहे होते हैं कि मुफेंग देखो मैं लॉयर हूँ जो कि चेयरमैन ने मेरे को अपॉइंट किया है, ठीक है, तो कल सुबह मॉर्निंग में रेडी हो जाना, ठीक है, हम लोगों को बातचीत करनी होगी, तो कल मीटिंग में आ जाना, कंपनी की जो मीटिंग है वो आ जाना 8 बजे होने वाली है। मुफेंग कह रहा होता है कि यस ठीक है। अब फ़ोन कट हो चुका होता है। वो कह रहा होता है कि मैं सच में गधा हूँ, गधा हूँ मैं। अब वो रो रहा होता है बहुत ज़्यादा। तभी हम देखते हैं मैंने उसका कॉलर पकड़ते कह रही थी कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, बोलो क्यों रो रहे हो तुम। अब मुफेंग कह रहा होता है कि वैन देखो सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया सिर्फ एक लड़की की वजह से। मैंने अपनी पूरी फैमिली को कितना हर्ट किया यार एक लड़की की वजह से, कसम से। अब एवन कह रही होती कि देखो किसने बोला कि तुम बर्बाद हो चुके हो, किसने बोला, चिंता मत करो, जैसा मैं बोलती हूँ बस वैसा करना कल, ठीक है, जहाँ तक मैं बोलूँगी वहीं तक बोलना है तुम्हें, ओके, जैसा जैसा मैं बोलती हूँ। अब एवन ये बात बोल रही होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन गार्डन का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि तो बताओ जो मैटर है वो सॉल्व हुआ। वेवन कह रही थी कि मैटर हाँ सॉल्व तो नहीं हुआ, मेरा भाई सच में बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, वो मतलब बहुत ही बड़ा पागल है। अब सियान कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम इस मैटर को कैसे सॉल्व करोगी, उसने चोरी करी है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, तो तुम बताओ कैसे सॉल्व करने वाली हो। सू सोच रहा होता है कि मास्टर अगर तुम्हें हेल्प ही करनी है तो डायरेक्टली बोल दो, ऐसे क्यों बता मजाक कर रहे हो। वेवन कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसे सॉल्व करने वाली हूँ। अब सियान कह रहा होता है कि सिंपल, तुम ई फैमिली को जो है बैंकरप्ट कर दोगी। वेवन की उसकी तरफ देखती है, कह रही होती कि हैं वो मेरी ही फैमिली है। फिलहाल सू भी सोच रहा होता है कि मास्टर आप इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो। वैन कह रही होती है कि ठीक है विश्वास करो या फिर मत करो, मैं ये मैटर ना बिना एक पैसा खर्च किए, बिना किसी कॉन्टैक्ट को मतलब बिना किसी को कॉन्टैक्ट किए
मैं आराम से सॉल्व कर सकती हूँ और मैं उन सभी लोगों को ना माफ़ी भी मंगवाऊंगी अपने भाई से। अब वैन वैन ये बात बोल रही होती है, सू सोच रहा होता है क्या सच में मैम ये करने वाली है, मैम के इरादे तो बहुत बड़े हैं। वैन वैन कह रही थी कि हाँ हाँ तुम्हें विश्वास है या फिर नहीं है मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुमसे बैट लगा देती हूँ। चलो क्यों ना हम बैट लगाएं, अगर तुम जीतते हो तो फिर मैं करने कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ अगर तुम हारते हो तो तुम्हें प्रॉमिस करना होगा एक चीज़ के बारे में, वो भी बिना किसी कंडीशन के। लेकिन हम देखते हैं सियान मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं मेरे को ये बैठना ठीक नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। अब सियान ये बात बोल रहा होता है, वैमन कह रही थी क्या ठीक नहीं लग रही, क्यों ठीक नहीं लग रही। सियान कह रहा होता है कि खुद सोचो ना। अब वो चाय की चुस्की ले रहा होता है, सुर जो भी है। फिलहाल वैमन सोच रही होती है क्या क्या सोचूं मैं इसके अंदर। बेबी देखो तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने मना क्यों किया, देखो मुझे प्रॉमिस चाहिए। कैसा रहेगा कि हम प्रॉमिस करें। फिर वो वैन जो सियान होता है वो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं वैमन सोच रही होती है कि ओह नो तुम तो डायरेक्टली फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ, हाँ इसका मतलब ये है ना। तभी सू बोल रहा होता है कि मिस आखिर ये बताओ आखिर आप जो ये मैटर है सॉल्व कैसे करोगी। वैन कह रही होती है कि देखो चिंता मत करो, तुम्हें बाद में पता चली जाएगा है ना। अब वो आंख मार रही होती है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें ना कंपनी का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वैमन के जो फादर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि डैड प्लीज़ मुफैंग को एक बार माफ़ कर दो, बस एक बार माफ़ कर दो। अब वो अपने डैड से ना माफ़ी वगैरह मांग रहे होते हैं, मतलब एमएन के दादाजी से। अब वो कह रहे होते हैं कि देखो मुझे पता है वो इंचार्ज मतलब उसकी पूरी लाइफ चार्ज में आ जाएगी और वो बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगा, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तभी हम देखते हैं जो अंकल होते हैं ना वो आ चुके होते हैं, मतलब इसके दूसरे भाई। वो कह रहे होते हैं कि देखो ऑलरेडी जस्टिफाई हो चुका है, ठीक है। अगर तुम मिस्टेक करते हो तो तुम्हें फिर प्राइस भी जो है पे करना पड़ेगा, समझे। और वैसे भी तुम्हें क्या लगा था कि ये सब कुछ तुम्हारा है, बोलो तुम्हारा पर्सनल बैंक है जो तुम ऐसी कंपनी में आओगे चुरा के चले जाओगे, ये हमारे डैड की कमाई है। अब हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि हाँ मैं समझ गया, मैं अपने बेटे को सिखाने में असमर्थ हो गया, सारी गलती मेरी है मैं। अब वो इतना कुछ बोली जा रहे होते हैं, वैसे हम देखते हैं मुफेंग आ जाता है। वो कह रहा था कि ओह हो यहाँ पर इतने सारे लोग आ रखे हैं, क्या बात है। अब मुफेंग ये बात बोलता है वो खुश होता हुआ आ चुका होता है। साथ में हमें दिखाई दे रहा होता है कि वैन वैन भी आ चुकी होती है। तभी हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर अब जब सबको यहाँ पर आ ही चुका है तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो मुफेंग बताओ, तो तुम खुद से मानोगे या स्वीकार करोगे या फिर हमारे साथ कोर्ट चलोगे, बताओ। अब वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि इस टाइम जो मुफेंग है ना उनकी जो फैमिली है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने वाली है। तो अब सारा मामला जो है हमारे पास आने वाला है, मतलब सारा जो पैसा है वो उनके पास आने वाला है। मुफेंग कह रहा होता है क्या एक मिनट, क्या मैंने किसी का मर्डर किया है या फिर मैंने किसी को निपटाया है, बताओ। अब आंटी बीच में आती है, कह रही थी कि ओहो तो तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुमने बुक चुराई है बुक। तभी मुफेंग उसे जोर से थप्पड़ दे के मारता है, चुप हो जा बकवास बंद कर। अब वो आंटी कह रही होती हैं ओ साले तेरी इतनी हिम्मत, क्या तू मेरे से धोखा देने की कोशिश कर रहा है आखिर तेरी हिम्मत कैसे मेरे को मारने की। अब भाई आंटी को भी गुस्सा आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं जो मुफेंग होता है ना वो कह रहा होता है कि आंटी मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी कठोर हो सकती हो, आप मेरे को फंसाओगी। वैन भी कह रही होती कि हाँ भैया मुझे पता है, आप प्लीज़ बात मत करो, आप प्लीज़ बात मत करो, यहाँ पर ना मुझे लगता है कि गलतफहमी हो रखी है। तभी हम देखते हैं दादाजी चिल्ला के बोलते हैं, कह रहे होते हैं कि सब लोग शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। तभी मुफेंग दादाजी के पास आता है, कह रहा होता है ग्रैंड पा देखो आखिर मैं कैसे बिल्डिंग जो बुक है वो चुरा सकता हूँ, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको ये लोग फंसा रहे हैं मुझे। तो आप लोग बोल रहे हो कि आप लोगों ने देखा है और आप लोगों को पता है कि ये सब मैंने किया है, ठीक है। तो आपके पास क्या प्रूफ है, एविडेंस दो मेरे को। अब वो आंटी जो भी होती हैं वो कह रही होती है कि अच्छा तो तुम्हें एविडेंस चाहिए, लॉयर एविडेंस लेकर आओ। अब ये एविडेंस वगैरह लेकर आते हैं। अब वो जो आईपैड होता है ना उसके अंदर वीडियो वगैरह चल रही होती है। अब आंटी कह रही होती है कि तो अब बहस करोगे, तो बताओ। मुफेंग कह रहा होता है कि वैन वैन तुम्हें क्या लगता है कि ये पर्सन मैं हूँ। वैन वैन भी कह रही होती कि हाँ वैसे देखने से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, एक मिनट मुझे लगता है कि कोई ना तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, कि जो इंसान तुम्हारे जैसा दिखता हो उसे यहाँ पर ले आओ और ये बुक वगैरह चुरा लो और तुम्हारे पर इल्ज़ाम लगा दो। मुफेंग कह रहा होता है कि दादाजी आपने तो मेरे को बड़े होते हुए देखा है ना, तो आप प्लीज़ देखो क्या ये पर्सन मैं हूँ। अब दादाजी भी देख रहे होते, कह रहे होते कि ध्यान से देखने पर मुझे लगता नहीं ये मुफेंग है। फिलहाल अंकल आते हैं, कह रहे होते कि मुफेंग आखिर तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो, ठीक है, किसे पता तुम हो या फिर नहीं हो, वैसे भी तुमने ये बुक चुराई है सैन मैंक्यू के लिए है ना। अब मुफेंग कह रहा होता है कि अच्छा अब मैं समझा, तुम लोगों ने किसी इंसान को लिया और उससे प्रिटेंड करवाया कि बिल्कुल ठीक मेरे जैसे दिखे फुटेज के अंदर, है ना, ताकि तुम लोग मुझे फंसा सको, है ना। और ये प्रोजेक्ट तुम खुद हार गए हो और सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हो, ताकि जो दादाजी हैं वो हमारी फैमिली से डिसअपॉइंटेड हो जाए और हमें लोगों को ये कुछ भी ना मिले, है ना, सब कुछ तुम्हें मिले। अब वो लैपटॉप मतलब जो भी होता है आईपैड उसे फेंक के मारता है। तभी हम देखते हैं दादाजी के सामने वो झुक जाता है। अब दोनों वैन वैन और जो मुफेंग होते हैं दोनों गिर चुके होते हैं। मुफेंग कह रहा होता है कि दादाजी देखो मैंने सच में कुछ भी नहीं किया, सेकंड अंकल पता नहीं क्यों मुझे फंसा रहे हैं और मेरे को नहीं पता, हमारी फैमिली तो ऑलरेडी किक आउट हो चुकी है, फिर आखिर ये लोग मेरे से क्यों मतलब फंसा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये लोग कब तक सेटिस्फाई होंगे। दादाजी प्लीज़ आप एक सेटिस्फाई जज करो प्लीज़।
अपने पोते को एक अच्छा खासा जज करो। अब हम देखते हैं जब वैन वैन होती है ना, वो कह रही थी कि वैसे मैंने इसे बोला था एक्टिंग करने के लिए, लेकिन इतना गंदा एक्टिंग करने के लिए इतना ये भी नहीं बोला था। तभी दादाजी सोच रहे होते हैं कि जैसे मुफेंग बता रहा है ना, मेरे सेकंड बेटे का कैरेक्टर वैसा ही है, सेम टू सेम। तो ठीक है, ऑल राइट। अब दादाजी बोल रहे होते हैं कि मुफेंग ठीक है, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कोई फंसा रहा है। अब अभी तक ये मैटर सॉर्ट आउट हुआ नहीं है, तो फिर ये जो मैटर है ना, इस मैटर में मुफेंग की कोई गलती नहीं है और इसके बारे में कोई मैसन नहीं करेगा, ठीक है। और रही बात इसको फंसाने की, तो ठीक है, फिर इस मैटर को हम ढूंढेंगे और साउकिन इसे ढूंढ के निकालना आखिर किसने चुराया है। फिलहाल हम देखते हैं मुफेंग कह रहा होता है कि दादाजी देखो, इन लोगों ने मुझे फंसाया और इन लोगों ने मेरे से माफ़ी भी नहीं मांगी है, और क्या इन लोगों को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? दादाजी भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है, तो ठीक है, तुम लोगों के पास इनफ एविडेंस नहीं है, तो ठीक है, जल्दी से फटाफट मुफेंग से माफ़ी मांगो। अब जो वो आंटी होती है ना, वो सोच रही होती है क्या, एक तो इसने हम लोगों को मारा और हम लोग माफ़ी भी मांगे, ओह नो। तभी हम देखते हैं वो अंकल कह रहे होते हैं कि ठीक है, फिर मेरे भतीजे मुझे माफ़ कर देना, मुझे बहुत एम्बेरसिंग हो रही है कि तुमने ये नहीं चुराया है, ये कहते हुए। अब वो अंकल ये बात बोल रहे होते हैं, मुफेंग कह रहा होता है कि सेकंड अंकल ठीक है, आप पोलाइट मत हो, वैसे भी आप बहुत पोलाइट हो रहे हो, बस आप इतना ध्यान रखना कि आगे से कोई ऐसी हरकतें ना करना। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो सोच रही होती है कि ठीक है, फिर अब यूजी को भी सबक सिखाना होगा। अब ये लोग कार के अंदर होते हैं, फिलहाल वैन वैन कह रही होती है कि ठीक है, अब तुम जो सिंह से तो जा चुके हो, तो तुम कहाँ जाओगे मुफेंग बताओ। अब मुफेंग कह रहा होता है कि वैसे मुझे नहीं पता, मैं ई ग्रुप में तो नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं भी शेर के मुँह से बाहर निकला हूँ। तभी उसका फ़ोन बज रहा होता है, अब उसके पास ही का कॉल आ रहा होता है। अब मुफेंग कॉल उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो। अब वो अपने मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर ये पर्सन मेरे से क्या बोलने वाला है। फिलहाल वो पर्सन कह रहा होता है कि हे देखो, तुम आखिर थे कहाँ पूरे दिन, बताओ, तुम्हें नहीं पता क्या, यहाँ पर पूरी की पूरी जो कंपनी है वो तुमसे डील करने के लिए वेट कर रही थी, बोलो कहाँ पर हो तुम। अब मुफेंग कह रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे से सही, मतलब सही आदमी से बात कर रहे हो, है ना, बताओ कि तुम खुद श्योर हो। अब मुफेंग ये बात बोल रहा था क्योंकि भाई कल रात को तो उसकी फ़ाइट हुई थी। फिलहाल वो पर्सन कह रहा था कि मुफेंग, जहाँ तक मुझे पता है, अगर तुम मेरी हेल्प करते रहोगे ना, तब मैं तुम्हें $3000 नहीं 5000 सैलरी दूंगा। मुफेंग कह रहा था कि भाड़ में जा साले। अब मुफेंग ये बात बोल रहा था, तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि ओके ई मुफेंग, देखो तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे को धमकी दे रहे हो, तो मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम कहाँ जाओगे, बाद में मेरे पास रोते रोते मत आना, ओके। अब ही जो होता है वो ये बात बोल रहा होता है क्योंकि भाई इसकी पावर थोड़ी है अच्छी खासी। फिलहाल हम देखते हैं फ़ोन कट हो चुका होता है, मुफेंग कह रहा होता है कि इसकी तो मुझे धमकी दे रहा है। तभी वैन वैन कह रही होती है कि तुम क्यों मेरी साइड क्यों नहीं आ जाते। अब वैन ये बात बोल रही होती है, मुफेंग कह रहा होता है कि तुम्हारी साइड देखो, जो दार्जिलिंग मीडिया है ना, वो मतलब मुझे लगता है नहीं वो राइवल कंपनी है, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा कंपनी में नौकर बन जाऊँ। अब वेवन कह रही थी कि राइवल कंपनी नौकर, मतलब मैं समझी नहीं। अब मुफेंग बता रहा होता है कि तुम्हारी जो कंपनी है ना, उसके अंदर बहुत खतरनाक खतरनाक बंदे हैं, और अगर मैं काम भी करता रहूँगा ना, तो मुझे लगता है नहीं कि मैं ठीक ठाक बंदा बन पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड पर्सन है। अब ये ईबाई और जो गोंगसू होता है और इन लोगों के बारे में बात कर रहा होता है। इस मुफेंग को नहीं पता ईबाई एक्चुअली में वैन वैन है। मुफेंग कह रहा होता है कि पता है, इंटरव्यू पास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े टैलेंटेड पर्सन है। अब यहाँ पर वैन वैन कह रही होती है कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि मैंने सुना है बहुत अच्छे अच्छे बंदे आ रहे हैं। मुफेंग कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम दार्जिलिंग में काम करते हो, तुम्हें यही नहीं पता है ना, मुझे लगता है नहीं कि तुम्हारी उससे मुलाकात हुई है, शायद तुम कभी मिले ही नहीं ना उनके उनके लेवल के हिसाब से बंदों से, है ना। अब मुफेंग ये बात सोच रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि जो वैन वैन है वो छोटी मोटी पोस्ट पर होगी और छोटी मोटी कोई काम वगैरह कर रही होगी। फिलहाल वैन वैन कह रही होती है कि ठीक है, फिर देखो अभी जो दार्जिलिंग है वो हायरिंग पे कर रही है, तो मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, अगर तुम्हें आना है तो आ जाना कल, बस एक बार घूम फिर के आ जाना, घूमने फिरने आ जाना, क्या दिक्कत है। वेवन ये बात बोल रही होती है, मुफेंग कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन ने चिल्ला रहा होता है। अब ये लोग इंटरव्यू वाले होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस एक सिंपल सा रेज्यूमे लेकर आ जाओगे, क्या समझ रखा है, ये कूड़ा कबाड़ा मकान है, बताओ मेरे को। अब उसे डांट पड़ रही होती है, अच्छा हम लोगों ने ऑलरेडी बोला था 2 साल के एक्सपीरियंस के पर्सन चाहिए हमें, और तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तुम्हें कुछ पता भी है, तुमने अभी तक इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं किया। अब मुफेंग ये बात सोच रहा होता है कि ओह नो, यहाँ पर शिट यार क्या होगा मेरा। तभी हम देखते हैं वो जो इंटरव्यू वाले होते हैं वो नेक्स्ट पर्सन को बुला रहे होते हैं। मुफेंग कह रहा होता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। अब वो अंदर आता है, कह रहा होता है कि हेलो टीचर्स। अब जो टीचर्स बैठे होते हैं वो कह रहे थे कि तुम्हारा रेज्यूमे कहाँ पर है। मुफेंग कह रहा होता है कि अरे नहीं, वो तो मैं लाना भूल गया। अब वो ये बात बोलता है, वो कह रहे थे कि भूल कैसे गए तुम, नाम क्या है तुम्हारा। अब मुफेंग अपना नाम बताता है, ई मुफेंग। जैसे वो नाम बताता ना भाई, ये लोग हैरान हो जाते, कह रहे थे कि अरे क्या बोला तुमने, तुम्हारा नाम ई मुफेंग है, अरे नहीं। अरे टीचर ही आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, डायरेक्टर ने ऑलरेडी आपके बारे में हमें बता दिया है, उन्होंने बोला था कि आपको सीधा ऑफिस में लेके चलना है। मुफेंग कह रहा होता है क्या मेरा इंटरव्यू नहीं होगा,
अब वो पर्सन क्या होता है कि टीचर ही नहीं, आपको ऑलरेडी डायरेक्टर ने बुलाया है, तो फिर हमें सीधा इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलो। अब वो ऑफिस की तरफ लेके जा रहा होता है, कह रहा होता है कि हमारे जो डायरेक्टर है वो अभी कुछ ही टाइम में आते होंगे, प्लीज़ आप थोड़ा वेट करना टीचर ही। अब वो बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा होता है, मुफेंग कह रहा होता है कि हैं। तभी वो पर्सन जाते जाते कह रहा होता है कि ठीक है, अगर मुझे बुला लेना अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो। अब मुफेंग कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, फिलहाल वो कह रहा होता है कि देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, अगर गलती हुई है तो तुम्हारी गलती हुई है। अब मुफेंग को ये लग रहा होता है कि भाई मैं मतलब ऐसा कैसे हो सकता हूँ। खैर हम देखते पीछे से आवाज़ आती है, लुओ चैन आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। अब गोंगसू ना अभी भी भाई लुओ चैन को चिल्ला रहा होता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है लुओ चैन को मिल रही होती है, अब गोंगसू को कुछ भी मिल नहीं रहा होता। तभी हम देखते हैं उसके पास ना ईबाई की आवाज़ आती है, गोंगसू आखिर तुम फिर से बहस कर रहे हो। अब गोंगसू और जो लुओ चैन होते हैं दोनों दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं। फिलहाल ईबाई आ चुका होता है। ईबाई कह रहा होता है कि देखो मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली है। गोंगसू कह रहा होता है कि अरे नहीं ब्रदर, ब्रदर ही मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा था, अपनी जो भी है लुओ चैन के साथ में प्रैक्टिस कर रहा था, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर आप चिल्ला क्यों रहे हो। लेकिन हम देखते हैं ये भाई कह रहा होता है कि सॉरी प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। अब वो मुफेंग से ये बात बोल रहा होता है, मुफेंग कह रहा होता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप बिज़ी हो सकते हो। फिलहाल मुफेंग सोच रहा होता है कि तो ये है लेजेंडरी डायरेक्टर ई बाय, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा यंग है और ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी हम देखते हैं ई बाय ना गोंगसू पे चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम तीसरी बार लड़ चुकी हो समझे, अगली बार लड़ाना मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब गोंगसू बेचारा पिटे जा रहा होता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं ईबाई कह रहा होता है कि तो ठीक है फिर मैं ना तुम्हें एज अ स्टाइलिश डायरेक्टर, मतलब एज अ स्टाइलिश डायरेक्टर डेजलिंग मीडिया में रखने की कोशिश करूँगा, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, आप एक बार चेकआउट कर लो। मुफेंग कह रहा होता है कि ईबाई क्या आप श्योर हो, क्या सच में आपने कोई गलत पर्सन को तो नहीं देख लिया। ईबाई कह रहा होता है कि नहीं चिंता मत करो, मैंने कोई गलत इंसान को नहीं ढूंढा है, जब तो मैंने तुम्हें इन्वाइट किया है, चिंता मत करो ठीक है, मैंने सब कुछ देख लिया, बाकी तुम्हारे डिसीजन के ऊपर है। अब ईबाई ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं मुफेंग कह रहा होता है कि तो ठीक है फिर डायरेक्टर ही, जैसा आपने बोल ही दिया है तो ठीक है, मैं अच्छे से काम करूँगा। अब वो अपने मन मन में सोच रहा होता है कि वाह ये क्या हो गया, ये तो चमत्कार हो रहा है यार मेरे साथ। खैर हम देखते हैं ईबाई खड़ा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर हैप्पी कोऑपरेशन। मुफेंग भी कह रहा होता है कि हाँ हैप्पी कोऑपरेशन। तभी उसका फ़ोन बज रहा होता है। अब मुफेंग यहाँ पर डर जाता है, क्योंकि भाई इंटरव्यू के बीच में फ़ोन बज गया है। वो कह रहा होता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना डायरेक्टर ही, घर से फ़ोन है मैं काट देता हूँ। लेकिन हम देखते हैं ईबाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं इट्स ओके, तुम उठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो मुफेंग होता है वो फ़ोन उठाता है, हेलो। अब मॉम का कॉल होता है, हेलो मॉम। मॉम उसकी बता रही होती है कि मुफेंग मैंने सुना है वैन वैन से कि तुम उसकी कंपनी में मतलब उसकी मीडिया में जाने वाले हो इंटरव्यू के लिए, है ना, तुम्हारा इंटरव्यू है। अब वो ये बात बता रही होती हैं। मुफेंग कह रहा होता है कि अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को मतलब उन्होंने एज अ डायरेक्टर रख लिया है, स्टाइलिश डायरेक्टर रख लिया है दार्जिलिंग मीडिया के अंदर। अब उसकी मम्मी कह रही थी क्या, तुम्हारा जो बैकग्राउंड है और जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से तो तुम डायरेक्टर बन ही नहीं सकते, तो फिर ये अचानक कैसे। क्या तुम वैन मैन को कह सकते हो कि वो मेरे को कॉल पे बताए, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता कि ये सच है या फिर नहीं है। मुफेंग कह रहा होता है कि अरे नहीं मॉम वो अभी यहाँ पर है नहीं। तभी ईबाई कह रहा होता है कि क्या तुम अपनी क्या मैं तुम्हारी पेरेंट्स से कुछ कह सकता हूँ। अब मुफेंग कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स को ना विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टर बन गया हूँ, आप प्लीज़ उन्हें समझा दो। अब ईबाई कह रहा होता है कि हाँ कोई बात नहीं मैं समझा देता हूँ। तभी हम देखते हैं फ़ोन पे उसकी मम्मी कह रही होती है कि हेलो मुफेंग, मुफेंग क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है, क्या तुम सुन रहे हो। तभी हम देखते हैं ईबाई फ़ोन उठाती है और उठाता है, मतलब कह रहा होता है कि हेलो मॉम मैं ई वैन वैन। अब वो ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि मैं वैन वैन बात कर रही हूँ। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, हम देखते हैं इसी के साथ यहाँ पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा। अब आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर बेचारे मुफेंग का क्या ही रिएक्शन होने वाला है। खैर कोई नहीं गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा।